अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। अब तो भाई हुक्मनामा भी सामने आ गया। अब तो वाज़ेह तौर पर बता भी दिया गया कि खोल दो ARY को। केबल ऑपरेटर्स को भी कह दिया गया। जी बिल्कुल। क्या हुआ उसका नतीजा? 12 बजे के बाद मैंने तो फिर भी नहीं देखा। मेरी केबल पे तो नहीं आ रहा है। आपकी केबल पे आ रहा है? नहीं। आपकी केबल पे भी अगर नहीं आ रहा तो आप ट्विटर पे ट्वीट भी कर सकते हैं एंड दिस स्पेसिफिक नंबर जिस पे आप बता भी सकते हैं, क्योंकि दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर अभी तक केबल ऑपरेटर्स ने ARY न्यूज जो जिस पहली पोजीशन पे था उस पर बहाल ना किया तो ये कोर्ट के अहकामात की वाज़ेह नफी जो है वो है। ये देखिए, ये हमने एहतजाज रिकॉर्ड करा है। दिस इज आपको साइन दिखा दी। अच्छा, अब चक्कर ये है कि भाई वजीर आला साहब का बयान भी इससे मुतालिक आया। वैसे तो पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा डिफरेंट नैरेटिव लिया है सारी चीज से हटके, विच इज गुड, लेकिन ये है कि उस नैरेटिव को विफाकी सतह पर एक रिकॉर्ड कराना भी एक अलग चीज है। आज आपने एक बात नहीं की आते हुए। वो क्या? जो पेट्रोल महंगा हुआ है यार, ये क्यों हुआ है? 6 रुपए 72 पैसे। मतलब हम तो सोच रहे थे, मिफ्ता साहब तो कहीं पे कह रहे थे कि इस दफा पेट्रोल महंगा नहीं होगा। फिर खाम तेल की कीमतें कम होती जा रही हैं, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में। डीजल की जो कीमत कम की है ना, वो इन्होंने की है 51 पैसे। बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म शहबाज, मुझे इतने कंटेनर्स नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा निकालो इतना डिस्काउंट, इतना 51 पैसे आप दे से करें। ये क्या मजाक था हमारे साथ। मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि जी, और यहाँ पे समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कहा है कि जी जो बेसिकली जो डॉलर की जो कदर कम हुई है वो जो रिलीफ है आवाम तक पहुंचाना है, तो इक़दाम करने चाहिए जी। प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं वो हरकत में आए और ये मेक श्योर करें कि चीज़ों की कीमतें कम हुई। कल तक की जो रिपोर्ट थी, मतलब ये महंगा होने के आसपास वो था कि जनाब ये जो क्रूड ऑयल जो है वो 5.2% गिर के $87 फी बैरल पे आ गया था, ठीक है। और ब्रेंट ऑयल जो है वो $93 फी बैरल पे, यानी कि $100 से भी नीचे आ गया। उसके बावजूद वी वर एंटिसिपेटिंग कि कीमतें कम होंगी, तो वो नहीं हुआ। पता नहीं क्या चाहते हैं। और उसके ऊपर मजे की बात, मरियम नवाज साहिबा ने बरहमी का इजहार भी किया। उन्होंने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि भाई मैं ऐसे बिल्कुल भी 1 रुपया भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो मीटिंग छोड़ के चले गए। मैं देख रही थी आपकी ट्वीट, पाकिस्तान में ही है, मैं देख रही थी आपकी ट्वीट। नहीं, वो इधर ही है। खैर जी, टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। ARY न्यूज की बंदिश केस में अदालत का बड़ा हुक्म, चैनल को बहाल किया जाए, केबल ऑपरेटर्स को हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का पेमरा को सर्कुलर जमा करवाने का हुक्म। वजीर आला सिंध कहते हैं किसी भी चैनल की बंदिश की हिमायत नहीं करते। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का आगाज। इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। इमरान खान ने टाइगर फोर्स कायम कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि किसी भी बैकडोर गुफ्तगू की जरूरत नहीं। गरीब होना जुर्म नहीं, तालीम ही तरक्की की ज़ामिन है। कराची में खुदा की बस्ती में रहने वाले ठेले वाले ने अपने बेटे को IT इंजीनियर बना दिया। आला तालीम के बाद असद रजा ने सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर दिया। खून अतिया करें, जिंदगी बचाएं। खून देने वालों की तादाद कम। थैलीसीमिया के मर्ज का शिकार बच्चों की जिंदगी का इन्हिसार खून पर। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, जो कि हमने देखा है कि एक पैटर्न बना हुआ है कि या तो यकुम को, जो महीने की यकुम तारीख होती है, उसमें जो रद्दोबदल होना होता है कीमतों में पेट्रोलियम मसनूआत की, वो होता है। और उसके बाद फिर 16 या 15 को, जो कि मिड ऑफ द मंथ होता है, उसमें जो कीमतों में रद्दोबदल होता है वो सामने आता है। व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग के, क्योंकि अब डॉलर की कदर में भी कमी वाक़ हुई है, और जब आलमी मार्केट में हम देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि क्रूड ऑयल की और ब्रेंट ऑयल की जो कीमत कम हुई है, तो उसके बाद वो हम भी देखेंगे कि हमारे यहाँ पे भी कीमतें कम होंगी। और मैं कल सारी दोपहर सत्ती साहब ये देख भी रही थी, जब टिकट्स देख रही थी, तो उसमें भी ये था कि इतने % जो है वो कीमत कम होगी। लेकिन जब तमाम तो चीजें सामने आई, वो जो अहकाम सामने आए, जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो वो तो गाड़ी में वो जो रिजर्व की लाइट जलने वाली होती है ना, वो करीब थी, ठीक है। मैंने सोचा कि नहीं अशफाक, इस बार मिफ्ता इस्माइल पे भरोसा करो। इस दफा मिफ्ता साहब ने कीमतें कम कर देनी है अशफाक सत्ती। लेकिन
जब रात और शाम का टाइम हुआ तो फिर उसके बाद आप देखें कि जो मेरे ऊपर बिजली बन के गिरी ना, आप सोचे फौरन मेरे दिमाग ने कैलकुलेट किया कि 30 या 40 ज़रबे 6, तो उसके बाद जो अमाउंट आया तो मैंने कहा कि ये बड़ा सुन लिया मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि सती अपनी औकात में और जरा मुफ्ते पे न रहो। उन्होंने फौरन कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा। मुझे तो जो कह दिया वो कह दिया, लेकिन मरियम नवाज कहती हैं कि इस फैसले की तायद नहीं करेंगी। अच्छा, ये समझ में नहीं आई। हमने देखा कि जी जो एक मीटिंग हुई थी तो उसमें काफी ज्यादा लग रहा था कि जो तमाम तर मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हैं और जो साथ में जो विफाकी वजीर हैं, ठीक है, वो आपस में एक पेज पे नजर नहीं आ रहे थे और काफी टेंशन हो गई थी। ये मैं पढ़ रही थी मुसलसल जो टिकट्स भी आ रहे थे, जो खबरें भी आ रही थी, और मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई नहीं होनी चाहिए तो नहीं होंगी, लेकिन एंड में कौन जीता? मिफ्ता इस्माइल साहब जीत गए। बात यह है कि वजीर आजम मीटिंग छोड़ के चले गए और मिफ्ता साहब पे उसका भी असर नहीं हुआ। मिफ्ता साहब, वैसे आपको किसी दिन मिफ्ता साहब आप हमारे साथ आए, एक अच्छे इट्स मॉर्निंग शो, तो आप आके जरा प्लीज हमें बताएं और हम भी वाकई जानना चाहेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज हमें जरूर एक्सप्लेन करें कि भाई ऐसा क्यों जरूरी होता है, क्योंकि देखिए हम भी अंडरस्टैंड कर पाए और ऑफ कोर्स अगर ऐसी कोई चीज है जो वाकई ही आपको डेफिनेटली ट्रांसफर इट टू द पीपल, लेकिन प्लीज। अच्छा जी, हुआ क्या है कि जी जो पेट्रोल है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है तकरीबन 6 रुपए 72 पैसे, जिसके बाद अब अगर आप पेट्रोल लेने के लिए जाएंगे तो वो जो बड़ा सारा सफेद रंग का डब्बा है वो आपको बताएगा कि अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया तो उस पर आपको 233.91 पैसे। 91 पैसे मतलब 234। हाँ, 234 होगी एग्जैक्टली। सती प्लीज मेरा मैथ्स मत खराब करें, बट 91 हैज इट्स ओन वैल्यू। पैसा की बात करते हैं तो आप उसको राउंड ऑफ करके 7 पैसे वापस करेंगे। बिल्कुल बात। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई बात ये है कि जहां पर रिलीफ दिया है वहां पर बनता है तारीफ करना। यहाँ पर मदिया नकवी बैठी इसीलिए है कि क्रिटिसाइज करें खामखा में। भाई डीजल सस्ता हो गया मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, पूरे 51 पैसे यानी कि 51 पैसाज जो है वो डीजल हो गया सस्ता। तो अब आप एक काम करें ना, इस वक्त जो है वो मैं कह रहा हूं कि हमारी जो है वो इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, हमारा जो है वो कंटेनर्स वगैरह सड़कों पे आ गए हैं, फ्रेट चार्जेस भी कम हो जाएंगे। अब मेरे ख्याल में 51 पैसे कमी के बाद तो बहुत सी चीजें कम हो जानी चाहिए। जो ट्यूबवेल अगर चलते हैं डीजल से, या बाकी जो हमारे किसान भाई फायदा उठाते हैं, कितने आज वो सुख का सांस ले रहे होंगे। मैं ये सोच रहा हूँ 91 पैसे कोई मजाक नहीं होता है। 51 पैसे मजाक नहीं होता है। इट्स अमाउंट। वो असल में वो 233.91 फंसी हुई थी ना, इसलिए है जी। अवाम का क्या रद्दमल क्या कहते हैं रद्द अमल है इस हवाले से। आप देखें कि मेरे दिमाग को 51 पैसे मेरे दिमाग को हिट कर में रद्दोबदल को आप रद्द अमल पे जी अवाम का रद्द अमल जो है ना रद्दोबदल पे आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये ऐड करूं कि कोई ऐसा सोर्स जो है उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उन पे चेक एंड बैलेंस करें, क्योंकि आवाम को तो यही होता है कि ये कम होने जा रहा है, 10 रुपए कम हो जाने हैं, बंदा उस हिसाब से अपने प्लान कर लेता है, लेकिन वो अचानक से रात को 12 बजे खबर आती है कि जी अब 6 रुपए बढ़ गया है। 15 तारीख को पेट्रोल कम करेंगे, पर उन्होंने कम नहीं किया और बढ़ा दिया। पहले 227 था, अब 234 कर दिया, तो कोई फायदा नहीं है सर पेट्रोल का हम यही कहेंगे कि एक बहुत बड़ा बम है और इस गरीब बम पे अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहले ये मैं टैंकी ना यानी कि यही 2-3 साल पहले 700-750 में फुल करवा, अभी ये 2500 में जाके फिल होती है। अगर आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो पाकिस्तान में भी सस्ता होना चाहिए। ये तो आवाम के साथ सरासर ज्यादती है। अल्लाह माफ करे बाबा, ये हुकूमत को अल्लाह ही पूछेगा यार। ये हुक्मरान ये तो आराम से बैठ के अपनी अपनी सीटों पे इनको फ्री का पेट्रोल मिलता है, सरकार फ्री का पेट्रोल देती है, आम आदमी जो है वो कहाँ जाएगा। इस चीज़ का एहसास करना चाहिए, मरना भी है इन लोगों ने। कहा तो था कि कम होंगे और बढ़ा दिया तो परेशानी हो गया। अच्छा, कोई तो मंतक होगी ना, वो मंतक क्या हो सकती है, मतलब हम तो नहीं समझ पा रहे। मिफ्ता साहब बात नहीं कर रहे, तो मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नाक़िद रहे हैं मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ के। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकाला। भाई आप ही थोड़ी रोशनी डाल दें, मैं तो पेट्रोल नहीं डलवा रहा था, मैंने कहा आज सस्ता कर देंगे मिफ्ता साहब ने उल्टा काम कर दिया। क्या वजह हो सकती है मुमकिन तौर पर इसकी? देखें, आप अच्छा कर रहे हैं कि पेट्रोल नहीं डला रहे, थोड़ा सा आपकी बचत हो रही है। और लेकिन बात यह है कि मैं भी थोड़ा सा शेल शॉक हुआ जब ये रात को पता लगा कि 6.25 रुपए लीटर जो है पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया उल्टा। तो उसमें जो मुमकिन वजूहात है वो इनकी जिसे कहते हैं कि टेढ़ होशियारी है। अच्छा। जुलाई के महीने में इन्होंने दुगना पेट्रोल मंगा लिया था जो जरूरत से ज्यादा। और आपने देखा होगा, याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते थे जिसमें कहते थे 60 दिन का डीजल पड़ा हुआ है, इतने दिन का पेट्रोल पड़ा हुआ है। अच्छा, वो महीना था जिसमें आलमी मार्केट में
रेट जो है उस वक्त $100 से ऊपर था। उस वक्त इन्होंने मंगा लिया और इन्होंने मिस जज किया। नहीं, मिस जज नहीं, एक तो आपके मुल्क में वैसे ज़र मुबादला नहीं है और आपको जो है जितनी जरूरत है उतना मंगाते रहे, आपको डबल मंगाने की जरूरत क्या थी। अच्छा, वो जो है एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, आपको याद होगा कि ये पिछले दिनों डॉलर का बहरान था, तो उन दिनों में जब ये पेट्रोल आया होगा जो दुगना, तो इन्होंने हाई डॉलर रेट भी पे किया उसका, जाहिर है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने तो अपनी जेब से तो $5 देने नहीं थे, तो वो एक दूसरी वजह बनी। और तीसरी वजह जो है, ये भी आजकल इन्होंने पिछले दिनों नेगोशिएट किया था इनसे, डीलर से, पेट्रोलियम डीलर से, कि उनके मार्जिन बढ़ा देंगे, ये जो ट्रक वाले हैं ये जो। और फिर इसके अलावा जो है अब जो है पेट्रोल की कंपनियों से भी इनका मुआहदा होने जा रहा है। अच्छा, तो 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से जो है जो आवाम को पास ऑन होना था वो इन्होंने सबको पास ऑन कर दिया पकड़ के। क्योंकि सऊदीया के साथ भी आगे डील हम देख सकते हैं कि पेट्रोल के हवाले से वो भी होने वाली है, तो वो तो उधार, लेकिन फिर भी लाइक मुजम्मिल वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट। तो मतलब वही बात है ना कि मैं और सती हम तो समझने से कासिर, ऑफ कोर्स हम इस चीज के स्टूडेंट नहीं है, हमें तो हमें था कि आप हमें ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते, लेकिन आपको खुद इस बात की समझ में नहीं आ रही। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि आगे सूरत हाल की बेहतर हो सकती है? क्योंकि डॉलर जिसके हवाले से लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अभी 250 को टच करेगा, बड़े लोगों ने जी मार्केट से डॉलर धड़ाधड़ उठाना भी शुरू किए। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि उनके साथ सुथरी हुई कि अब पता चला ना जैसे जैसे डॉलर कम हो रहा है, तो वो लोग जो कि मुल्क दुश्मन बने हुए थे मार्केट से डॉलर उठा के, अब उनको पता चला है कि नहीं भाई नहीं, हमसे गलती हो गई है। तो आगे आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी? देखिए, अगर डॉलर का रेट ये रहता है तो 15 दिन बाद तो रेट नीचे आना चाहिए, लेकिन 15 दिन बाद फिर वो नई साइकिल आ जाएगी जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने IMF से वादा किया हुआ हर महीने $10 पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का। तो 15 दिन बाद वो आ जाएगा, तो फिर आपकी और हमारी किस्मत में महंगा पेट्रोल ही रहेगा। तो जो है सूरत हाल तो अभी अगले कई महीने तक ऐसी ही चलती रहेगी। और दूसरा ये कि डॉलर में भी मेरा थोड़ा सा व्यू मुख्तलिफ है। लोग ये समझ रहे हैं कि डॉलर जो है कोई हुकूमत ने बड़ी शानदार पॉलिसी इख्तियार कर ली और उसकी वजह से, और जो है डॉलर लोगों ने वोट किया हुआ था। देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि अगर कर्फ्यू लगा हो ना तो खाली दुकान भी भरी भी होती है। यानी कि उस खाली दुकान में कम सामान भी ना वो इतना काफी होता है, वो बिकता नहीं है, वो भी भरी भी रखती है। तो इस वक्त मुल्क में कर्फ्यू, माशी कर्फ्यू लगा हुआ है, और माशी कर्फ्यू लगा हुआ है, दरामदात बंद की हुई है, LCs खोलने नहीं दे रहे, और बैंक जाए तो पैसे नहीं दे रहे, डॉलर नहीं दे रहे। तो वो एक, और फिर उस कर्फ्यू की वजह से लोगों ने कहा कि बिला वजह में हम भी थकेंगे, तो वो जो है उन्होंने भी नया काम नहीं किया, कारोबार नहीं कर रहे, सब बैठ गए खामोशी से। तो इसलिए खाली दुकान भी भरी भी लग रही है आपको। जरा सा आप कर्फ्यू हटाएं, पाबंदियां हटाएं, आप देखिए आप साथ होता क्या है। चले, वन वे और द अनदर इट इज वर्किंग फॉर देम बट नॉट फॉर द पीपल। लेकिन आपने कहा कर्फ्यू उठाएं, फिर देखे होता क्या, तो फिर मेरे ख्याल से अगर हम होता क्या से हम डरे कि फिर देखे फिर क्या बुरा हाल होगा, तो इट्स बेटर देन, क्योंकि ऑफ कोर्स मुल्क की जब मईशत के वाले से बात है तो फिर मुजम्मिल हम चाहे किसी भी नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हो, जो सबसे बड़ा नैरेटिव दैट इज पाकिस्तान है ना, मदिया उसका नुकसान है ना। कर्फ्यू में आपको घर बैठना पड़ेगा, आप अपनी हरकत नहीं करेंगे, हिलजुल नहीं करेंगे, तो फिर आपके जो है आप घर बैठ के तो जिंदगी भर नहीं खा सकते। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर जो आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं और सबने अगर कारोबार कम कर दिया या बंद कर दिया, तो मार्केट में सामान नहीं मिलेगा, फिर उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। मिसाल आपको देता हूँ बड़ी अच्छी, खाने की, खुद तेल की आधी हो गई आलमी मार्केट में कीमत, यहाँ पे ₹1 कम नहीं हो रहा। यानी अच्छा, यहाँ पर तो वैसे भी रुपया भी कम नहीं होता, वैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो वो ये जो है ये इसकी कम से कम कीमत जो 550 पे ₹500 किलो मिल रहा था, ये जो है 300 मिफ्ता खुद कह चुके हैं अभी 2-4 प्रोग्रामों में कि 150-200 रुपए कम होते हैं। लेकिन क्या है कि पाबंदी लगी हुई है, खुद नहीं तेल आ नहीं रहा, तो वो जो सस्ता तेल है वो जो है लोग उसको डबल कीमत में बेच रहे हैं। अच्छा, तो आने से याद आया, ये बताएं कि वो फैसला तो आ गया है AR भाई के हक में, आपके घर पे आ रहा है AR भाई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आ रहा। लो जी, अभी तक चले जी, मुजम्मिल असलम साहब के घर भी जी AR नहीं आ रहा और हमारे घर भी नहीं आ रहा, तो अब तो मेरे घर से। बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल असलम साहब, हमारे साथ मौजूद थे। ये देख लें कि तरीकेकार उन्होंने बता दिया कि जब जाहिर है कि ज्यादा महंगा पेट्रोल आपने खरीद लिया है तो आपने खुद तो बर्दाश्त नहीं करना, आपने आगे लेने पैसे उसके आवाम से भी कि हमने महंगा लिया था, कट दो पैसे। लेकिन अगर यही सस्ता पेट्रोल ले लेते और उसके बाद कीमतें बढ़ जाती तो यूं ठक करके
उस वक्त तो पेट्रोल पंप वाले भी सबसे आगे होते हैं, सारे मुनाफा हासिल करने में कोई पीछे नहीं रहता। बिल्कुल, लेकिन कल ना वाकई चीज़ का दुख हो रहा था बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि पेट्रोल की कीमत जो हो वो कम होगी। लोगों ने कहा ठीक है हम 12 बजे के बाद लगाएंगे, लेकिन उसके बाद जब एकदम ऐलान हुआ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। अच्छा जी, खैर आगे बढ़ते हैं और वही बात करेंगे कि ARY न्यूज़ की बंदिश जो है वो अभी तक बरकरार है। गो कि कल जो स्पेसिफिकली समाअत हुई इस हवाले से, उसमें अदालत ने चेयरमैन पेमरा को सर्कुलर जमा करवाने का हुक्म दिया है और सर्कुलर केबल ऑपरेटर्स को CC भी किया जाए, ये भी अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने ARY की तौहीन अदालत की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया और तौहीन अदालत केस में सिंध हाई कोर्ट ने पेमरा को तहरीरी यकीन दहानी जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने वकील से इसका इस्तफसार किया कि चैनल बंद करते हैं तो क्या 6000 मुलाजमीन की तनख्वाह आप देंगे? हम नशियात से पाबंदी उठाने का हुक्म पहले ही दे चुके हैं, इस पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाए। जिसमें पेमरा ने कहा कि भाई हमारा तो नहीं है, ये बेसिकली केबल ऑपरेटर्स का से मामला मुतालिक लगता है क्योंकि वो उन्होंने चैनल बंद किया हुआ है। अच्छा जी, तो इस पे है ये चक्कर के जो वकील हैं वो बेसिकली उनका रिएक्शन सामने आया है और पेमरा का अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर है वो बता दिया उन्होंने, केबल ऑपरेटर्स ने अपनी कहानी बयान कर दी। अब जो वकील हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है, जो बंदिश हो रही है इसका मतलब कानून, आइन और अदालतों का मजाक उड़ाना है। तो कुछ ज़रा उनकी गुफ्तगू है वकलात साहिबान की, वो ज़रा आपको सुनवाते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने, कराची हाई कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली फैसला दे दिया है और जो NOC सस्पेंड किया गया था उसको रेस्टोर कर दिया और वो ऑर्डर ही सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद ARY की बंदिश का मतलब ये है कि आप कानून नहीं, आइन नहीं, अदालतों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। पेमरा एक रियासत का ऑर्गन है, अगर ये रियासत के कंट्रोल से बाहर जाएगा तो हम इसको खुद रियासत के कंट्रोल के अंडर लेके आएंगे। बुनियादी हकूक की वायलेशन है। पेमरा रूल्स, पेमरा ऑर्डिनेंस के तहत वो उसके ऊपर कार्रवाई जो है, अगर उसके बुनियादी हकूक को सलब करके की जाएगी तो ये आवाज को दबाने के मुतरादिफ है। स्ट्रांगली कहती हूँ कि इस ARY पे पाबंदी हटाई जाए। ARY एक अच्छा चैनल है और मेरा पसंदीदा है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की। आज़ादी राय का जो हक है वो कानून देता है और ARY उन तमाम तबकों की आवाज को बुलंद करता था। ARY की बंदिश उन तबकों के ऊपर एक कदगन है। पेमरा है ये पोलिटिसाइज है, पेमरा की बंदिश है ये ARY पे, ये इसको कहीं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस तरह पिक एंड चूज करके पेमरा की तरफ से ARY पर पाबंदी लगाना, ये हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेसिफिकली जिस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी हैं, वो भी इस बंदिश के खिलाफ है, वो भी इस किस्म की पाबंदी के खिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि वो किसी भी चैनल की बंदिश के खिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेस की आज़ादी के लिए हमेशा जिद्दोजहद करती रही है और आगे भी करती रहेगी। हमारी लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिम अली जरदारी, हमेशा ये उनके ज़माने में तो उनके तो जरदारी साहब के तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए थे। बिल्कुल किसी भी चैनल को बंद नहीं होनी चाहिए, किसी भी सहाफ़ी पे कोई भी कतई कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उन्हें जो इस मुल्क का आइन और कानून है उसकी पासदारी जरूर करनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपके से जो है इत्तेफाक करता हूँ कि चैनल्स को बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी पर अरकान पंजाब असम्बली की जानिब से भी मजम्मत की गई है और डिप्टी स्पीकर भी जो पंजाब असम्बली के वो भी ये कहते हैं कि सच दिखाना चैनल का काम और सच सुनना सियासी जमातों का काम है। कैसे किसी एक मीडिया चैनल को टारगेट करके इस तरह से आप निशाना बना सकते हैं? सच दिखाना उनका काम है और सच सुनना तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। अदम बर्दाश्त की वजह से हालात और मामलात खराब हो सकते हैं, इससे बेहतरी नहीं आ सकती। कोर्ट ने कह दिया कि फौरी तौर पे खोला जाए चैनल, लेकिन ये अभी तक ARY नहीं खोल रहे। केबल ऑपरेटर्स को प्रेशराइज कर रहे हैं, पेमरा को प्रेशराइज किया जा रहा है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करूंगा। ओछे कंडे कि किसी तरीके से ये मीडिया को कंट्रोल कर सकें। ज़रूरी है कि अब अदलिया जो है इसका फौरी तौर पर नोटिस ले, क्योंकि ये क्लियर कट जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सरकारी मशीनरी, सरकारी वसाइल के जरिए जो है मुखालफीन और मीडिया की आज़ादी को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। मैं आपकी बात से अग्री ना करता हूं, लेकिन आपको बोलने का हक वो है। हमारे से डिसेंटिंग आवाज हो जिससे हमें अग्री ना करता हो, उसको दबा देना बहुत बड़ी ज्यादती है। पुरजोर मुजम्मत करता हूं। ARY एक ऐसा चैनल जिसको बंद करके इन्होंने अपनी तजलील की है। इन्होंने अपने बारे में बताया कि हम किसी मुखालफत को सुन नहीं सकते। ARY जिंदाबाद, ARY पाइंदाबाद। सच्चे और सही
ARY को अल्लाह ताला ने दोबारा इज्जत दी और हमेशा इज्जत रखे। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब इन पे इतना इल्जामात लगाती और इन्होंने कभी कोई गलत बात नहीं की है। मैं तो जाके अल्लाह से नफल मांगूंगी और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला इस चैनल को हमेशा कायम व दायम रहे और हमारी आवाज़ सुनता रहे और हम देखते सिर्फ ARY को है ना। तो आपने देखा कि रुकने पंजाब असेंबली उनका क्या कहना था ARY की बंदिश के हवाले से, और जिससे स्पेसिफिकली जो भी आखिर में वो कहनी थी कि वो तो देखते ही सिर्फ ARY न्यूज़ हैं। लोग भी जनाब उनके भी तासुरात इनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लोग काफ़ी ज़्यादा गम गुस्से में हैं कि भाई जो उनका फेवरेट चैनल ARY है वो अभी तक केबल पर वापस क्यों नहीं आया। अच्छा, बच्चे भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, आप खुद ही देखिए। रिपोर्टिंग करते हैं, फेक न्यूज़ नहीं होती। ARY अच्छा चैनल है, इसको दोबारा आना चाहिए। हमेशा सबसे पहले खबर देता है, सब चैनल से आगे होता है। बहुत बुरा किया जिसने भी किया। ARY की जो पाबंदी है वो हटाई जाए फौरन, ताकि हम सच्ची खबरें जो हैं वो देखें। बहुत ही अच्छा और हमारा पसंदीदा चैनल है, सिर्फ और इससे पाबंदी जो है ना हटाई जानी चाहिए। ये तो नाजायज है ना, जुल्म है। ARY के पीछे वैसे ही पड़े हैं। जो भी सच दिखाता है उसको तो हमेशा जो है आपके सामने बंदिश का सामना करना पड़ता है। आप लोग ARY के सिर्फ इसलिए पीछे पड़े हुए हैं कि बाकी चैनल तो आपकी खुशामद कर रहे हैं और ARY आम आदमी को दिखा रहा है। ARY चैनल का NOC जारी न किया तो हम पूरे अंजमन ताजरा के लोग शहर बंद करेंगे, शहर हड़तालें होंगी। अगर आप अपनी इन घिनौनी हरकतों से बाज ना आए तो हम नौजवान इंशाल्लाह रोडों पे निकल आएंगे। NOC इनकी दोबारा इशू ना की, एहतजाज का दायरा कर वसी होगा। दुख हो रहा है कि इस चैनल को जो बंद किया है, इस जितना भी जल्दी हो सके इस चैनल को खोला जाए। और अपील करता हूँ इस चैनल पे पाबंदी खत्म करो। ये बाल की जाए, हमारा फेवरेट चैनल है, हमारा पसंदीदा चैनल है और ARY खैरपुर में बंद किया गया है, ये खोल दिया जाए, मेहरबानी। चलें जी, तो ये आवाम की राय आ गई हम तक और समझ आ गया हमें कि लोगों का मौका क्या है। तो PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई, ये आप देखिए कि अहकामात मौजूद हैं। पेमरा ने पहले इस हवाले से कोई जवाब भी दिया था, अब उन्होंने कह दिया कि जी हमारा तो कोई मामला ही नहीं है, ये तो केबल ऑपरेटर्स का चक्कर है। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक हमारे घर पे, मदिया नकवी के घर पे जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनसे भी हम पूछ रहे हैं, कहीं पर भी इस वक्त ARY दिखाई नहीं दे रहा। आपके यहाँ क्या सूरत हाल है वो आप बता सकते हैं। तो लाहे अमल क्या आप अब लोग इख्तियार करेंगे इस सूरत हाल पे? देखें, जहाँ तक पेमरा ने कहना है कि उनके बात में नहीं है, वाकई पेमरा के बात में नहीं है। बात में जो है मरियम नवाज शरीफ के, जिसकी हुकूमत है, 12 साल वजीर आजम भी वही है, सारा कुछ वही है, उनके बात में है। और जहाँ तक बात है कि ARY बंद क्यों है, देखें आप सच क्यों दिखाते हैं। आपका जुर्म यह है कि आप सच दिखाते हैं। आपका जुर्म यह है कि आप पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान की बात करते हैं, आप अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को दिखाते हैं। आपका कसूर यह है कि आप पाकिस्तान की अदलिया की जंग में सबसे आगे थे। आपका कसूर यह है कि आप पाकिस्तान की आवाज हैं और इस पाकिस्तान की जो आवाज बनेगा वो शरीफ खानदान को कहां पसंद आएगा। जब आप पाकिस्तान की आवाज बनेंगे तो वो पेमरा को कैसे अच्छी लगेगी। पेमरा को तो अच्छा ये लगेगा कि 14 अगस्त हो और वहां पे मुजरा हो रहा हो और अगर कोई उससे बोले तो उसे उसका चैनल बंद कर दे। पेमरा को तो वो ये अच्छा लगेगा कि हुकूमत करेक्शन करे, हुकूमत जो मर्जी करे और अगर तो आप सिर्फ बैठ कर वहां पर तालियां बजाएं और उसके हक में बयान करें, ये बात अच्छी लगेगी। जबकि ARY जो था वो पाकिस्तान की आवाज था, ARY अफवाज पाकिस्तान की आवाज था, ARY पाकिस्तान की अदलिया की आवाज था, ARY पाकिस्तान के आम शहरियों की आवाज था, ARY जो है मजलूम की आवाज था, ARY सच की आवाज थी। तो ये सारी चीजें चूंकि आप करते थे, ARY का ये कसूर है और ये कसूर जो है इसकी सजा तो आपको मिलनी चाहिए और वो सजा भुगत लें। और इस सजा का जहां तक चेयरमैन पेमरा क्यों झूठ बोलते हैं, चेयरमैन पेमरा क्या उन्होंने तमाम केबल ऑपरेटर्स को नहीं कहा मेरे घर में भी ARY नहीं आ रहा, लेकिन मैं ARY देखता हूँ, मैं नेट पे चला जाता हूँ, मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ, जाके वहां पे देखता हूँ। एग्जैक्टली, हम लोगों को मना तो नहीं कर सकते, ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है कि अब आप अपने हाथ में टेलीविजन लिए फिरते हैं तो आप यूट्यूब पे फौरन आपको ARY पे एक्सेस हासिल है। लेकिन जो आम आवाम है, जो दूसरी खवातीन है, उनके लिए लोग वाकई परेशान है। तो ये जो अभी तक चैनल नहीं खोला गया, आपको नहीं लग रहा कि तवातुर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है जी, ये अदलिया को नहीं मानते, ये किसी सूरत में भी। बल्कि मैं बता दूं कि ARY के बाद अब ये बोल की बारी भी लाने वाले हैं और ये फैसले कर चुके हैं कि हर सूरत में हम यहाँ तो ऐसा बना देंगे कि ये सारी तमाम टीवी चैनल जो है, कुछ तो बन चुके हैं, जो नहीं बने वो भी जो है पाकिस्तान पर PTV बन जाए, TV बन जाए, PTV बन जाए और हुकूमत के खुशामदी चैनल बन जाए। और जब तक वो ऐसा नहीं होगा उस वक्त तक ये करते रहेंगे। देखिए, हमने पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट ने अपनी हिकमत अमली बना ली है,
हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये फैसला कर लिया है कि ना अब हम किसी के पास जाएंगे। देखिए, अदालत पे आप गए, अदलिया के पास गए, अदलिया के अहकामात को मानने के लिए तैयार हुई। आप अभी आपने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनाई। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी इत्तेहादी है इस हुकूमत में। आपके चैनल पे आके तो गुफ्तगू कर रहे हैं, वहां पे ईवान के अंदर किसी ने गुफ्तगू करने की हिम्मत नहीं की, वहां पे काबीना के इजलास में कोई बोलने की हिम्मत नहीं की। तो अब हमने फैसला ये किया है कि अब हम भी किसी और तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम पार्लियामेंट हाउस का घेराव करेंगे। इसके लिए हमने 72 घंटे दिए हैं। हमने कल इजलास में ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगर 72 घंटों के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान में इस ARY की नशरियात बहाल ना हुई और ARY का जो इन दिनों में नुकसान हुआ है उसकी जुम्मेदार जो भी है, अगर उन्होंने नुकसान पूरा ना किया और ARY के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बंद ना हुई और ARY के जो सहाफी जिन पर मुकदमा दर्ज है उन पर और दीगर जो सहाफी जिन पर मुकदमा दर्ज है, अगर ये मुकदमा वापस ना दिए गए तो फिर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो बिल्कुल भरपूर एहतजाज करेगी। हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे और उस वक्त तक धरना दे के वहां बैठेंगे जब तक ARY की नशरियात बहाल नहीं होती। ये ARY का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान में आजादी सहाफत का मामला है। हमारे जो 4 से 6 हजार कारकुन जो बेरोजगार होंगे, उन खानदानों की कफालत कौन करेगा? फिर उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर मजाक बन गया कि वो मुल्क जहां पर आजादी सहाफत की बात होती है वहां पर सबसे पहले आजादी सहाफत का गला जो है काटा जाता है। तो एक तो होता है गला दबाना नहीं, ये काट देते हैं गला। और मैं आपको ये बताऊं, ये सकूते ढाका के बाद अब सकूते सहाफत है, यानी सहाफत जो है उसको तोड़ा गया है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। हमने इसको सकूते सहाफत का नाम दिया है और हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। हम नहीं जाएंगे ये एक पे हमला है ना। मैं बाकी टीवी चैनल्स के तमाम ऑनर्स, तमाम टीवी चैनल्स के एंकर, उन तमाम लोगों से कहता हूं कि खुदारा अपने जाती इख्तिलाफात को छोड़ दें, अपने दीगर लोगों की या सियासी जमातों की पीआरशिप छोड़ दें और बाहर आए। ये वक्त है, इस वक्त ये आजमाइश का वक्त है। ARY के बाद किसी और की बारी भी आ सकती है, ARY के बाद किसी और को भी इस निशाने में रखा जा सकता है। तो सब जो है अपने लिए क्यों नहीं इकट्ठे होते? यह एक सहाफी बरादरी की जंग है, इसके लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। ये होना चाहिए। और राना नसीम साहब, अनफॉर्चुनेटली ये हम ये कह सकते हैं कि कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे चैनल्स पे बंदिश हो चुकी है। तो यहाँ पे तो तमाम तो ये जो चैनल्स हैं और जो सहाफती तंजीमें हैं, इनमें यूनिटी इतनी होनी चाहिए कि सबको पता होना चाहिए कि जो ये वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी हैं, आप इनको वैसे नहीं छेड़ सकते। और अगर ये आपको आईना दिखा रहे हैं तो आपको इस्लाहात करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। राना नसीम साहब, सेक्रेटरी जनरल PFUJ हमारे साथ तो मौजूद थे और बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे थे। और हम भी देख रहे हैं कि मुसलसल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। अभी तक केबल ऑपरेटर्स ने, मैं आज सुबह भी जब आई थी तो सुबह भी मैंने सबसे पहले अपना चैनल लगाने की कोशिश की, तो अभी तक ARY न्यूज जो है वो रिज्यूम नहीं हुआ। तो अब देखें 12 बजे के बाद तो ये हो जाना चाहिए था। और अभी आई डोंट नो व्हाट इज मतलब व्हाट इज स्टॉपिंग देम, क्या वैसे वजह हो सकती है? मुझे समझ नहीं पा रहा। अच्छा, ये उन्होंने एलैबोरेट किया था बेसिकली मुजम्मिल असलम साहब ने, वही जैसे कि महंगा पेट्रोल जब उन्होंने खरीद दिया, ये एंटिसिपेट करते हुए कि शायद कीमतें आगे इसी तरीके से बढ़ेंगी, फिर ज्यादा भी मंगवा लिया तो उस पर डॉलर भी खर्च हो गए, महंगे भी मिला, तो अब जाहिर है कि वो खर्च भी करना है। 60 दिन का जखीरा जो ले आए थे, अब वो उसके बाद कीमतें गिरी हैं। यानी कि जब इन्होंने खरीदारी की थी आप तो डॉलर की मुझसे बात करें, मैंने भी आपसे चैनल की बात की। अच्छा, चैनल की बात आप अलग करिए, मैं तो अभी डॉलर में ही फंसा हूँ। अच्छा, अभी तक डॉलर में फंसे। ओहो, आई थिंक वी नीड टू टेक अ ब्रेक है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम एक नहायत अहम मसले के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जिसकी हम अक्सर अपने शो में जाते जाते कभी आपको वन लाइनर मैसेज देते थे, और वही होता था कि खुदारा ब्लड डोनेट करें। और यहाँ पर बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि डॉक्टर्स भी हमारे पास आए और हमने उनसे पूछने की कोशिश भी की कि ये बताएं कि अगर सत्ती या मैं खून की एक बॉटल अतिया कर देंगे तो क्या उससे हमारी सेहत खराब हो जाएगी? तो डॉक्टर्स ने कहा नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है कि यू शुड डू इट आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। जी। और क्यों करना है? उसके अंदर आपका मतलब आपका पूरा निजाम फ्रेश होता है, नया खून बनता है और आप मतलब आप इतनी कमी महसूस भी नहीं करते, बल्कि इवन जिस वक्त आप ब्लड डोनेट कर देते हैं उसके बाद भी जूस का एक पैकेट पीने से आप यू बी नॉर्मल। बिल्कुल, आपने सही बात की। और देयर इज अ रीजन व्हाई वन शुड डोनेट ब्लड। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी इमरजेंसीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको ब्लड की डोनेशन की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशंस की सूरत में, एक्सीडेंट्स की सूरत में, ट्रॉमा सेंटर्स में आप देखें कि कोई भी सर्जरी हो रही हो आपको खून की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी थैलेसीमिया। एग्जैक्टली,
क्योंकि जहां पर आपको थैलेसीमिया के पेशेंट्स को जिंदा रहना है तो यकीन माने मैं इनको कहूं कि जी मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छा फल खिला देती हूं, मैं आपको अनार का जूस पिला देती हूं, मैं आपको ये खिला देती हूं, वो खिला देती हूं, वो कहेगा नहीं ये सब तो अपनी जगह, पर मुझे तो ब्लड चाहिए क्योंकि खून तब्दील होना है। और आपको मालूम है कि जो आपकी खून की एक बॉटल जो आप अतिया करते ना, वो 2 थैलेसीमिया के बच्चों, अब मैं बच्चों क्यों कह रही हूँ, उसकी रीजन ये है कि हमने थैलेसीमिया के बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनकी उम्र हमने 23-24 साल से आगे बढ़ते हुए नहीं देखी हुई, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स। और ये सिलसिला जो खून देने में कमी के रुझान का है, ये बेसिकली शुरू हुआ कोविड के बाद से। कोविड के दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से मतलब लोग एक तो खौफ का शिकार भी रहे, घरों से कम निकलना होता था, और ऐसे में वो बच्चे हैं, जाहिर है कि बीमारी तो पूछ के नहीं आती, और ना ही वो थैलेसीमिया कहता है कि चलो ये कोविड चल रहा है तो अभी मैं थोड़ा सा अपना असर कम रखूंगा, ऐसा नहीं होता। तो उनको रिक्वायरमेंट उसी तरह से थी, लेकिन वहां से उनकी सफरिंग शुरू हुई। जब उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस हटना शुरू हुई तो फिर दोबारा हमने प्रोग्राम किया, इस मामले पे अवेयरनेस क्रिएट की और हमने रिक्वेस्ट की कि आप लोग जाके खून अतिया करें, लेकिन वो तसलसल अभी तक नहीं बन पा रहा। रमजान भी आ गया, उसमें भी अब आप देखें, मतलब अगर मैं अपने ब्लड ग्रुप को भी देखूं, सती आपका भी ब्लड ग्रुप भी देखूं, तो कुछ ब्लड ग्रुप्स बहुत रेयर होते हैं। बहुत सारी चीजें, कोई बंदा मर रहा होता है ना, तो हम जाके इसके लिए अपने प्यारों के लिए अद्वियात खरीद लेते हैं, उनको बचा लेते हैं, हम जाके उनको वेंट पे डाल दें, इनको सांस की सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट, खून तो पैदा नहीं किया जा सकता। खून तो पैदा नहीं किया जा सकता ना, उसको तो आप डोनेट ही कर सकते हैं। और मदिया एक और चीज भी है कि देखें, आपने रेयर ब्लड ग्रुप्स की बात की, आजकल तो जो मोस्ट कॉमन है वो किसी इमरजेंसी की सूरत में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप चक्कर लगा लें, आपको उस वक्त नहीं दस्तयाब होता, उनके ब्लड बैंक्स में नहीं होते। ओ पॉजिटिव ले लें, बी पॉजिटिव ले लें, ये तक दस्तयाब नहीं होते भाई। तो जी आज इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं काशिफ इकबाल, थैलेसीमिया सेंटर, हम अक्सर वहाँ का रुख भी कर चुके हैं, आपने बाखबर सवेरा में उसकी बारहा हमने रिपोर्ट्स भी देखी हैं, मैं खुद वहाँ पे जाके ब्लड डोनेट करती रही हूँ। और उनके जो चेयरमैन हैं इकबाल साहब, मोहम्मद इकबाल साहब, वो आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए। कोशिश तो हम करते रहते हैं कि हम कहीं ना कहीं वन लाइनर लोगों को कहें कि लोग ब्लड डोनेट करें। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक लाइन है, बस मध्या ने कहा, सती ने कहा और चले गए, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो लाइफ लाइन है, और वही लाइफ लाइन है। सर कितनी मुश्किलात हैं अभी, मतलब क्योंकि ब्लड डोनेट नहीं करे तो क्या सूरत हाल है? ये एक तो ये कि मैं सबसे पहले तो मैं ARY का इसलिए थैंक यू करूंगा कि ये ब्लड की पहचान बन गई है, थैलेसीमिया के बच्चों की जान बन गई है। हकीकत बता रहा हूँ मैं कि खास तौर पे माह रमजान में जहाँ ब्लड नहीं मिलता और बच्चों की डेथ सबसे ज्यादा होती है माह रमजान में, लोग उसमें आप लोग जिस तरह से ARY की तवज्जो से जो प्रोग्राम्स होते हैं, बल्कि कैंप भी लगाए हैं यहाँ पर, जी बिल्कुल स्टूडियो में कैंप लगाए, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के चैनल्स की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं करता, ये कदम नहीं उठाता। आपको पता है कि तकरीबन एक दफा नहीं, आप लोगों ने 3-4 मरतबा लाइव प्रोग्राम किया, आपने खुद भी आकर ब्लड दिया, इकरार हुसैन ने भी प्रोग्राम किया। तकरीबन 6000 के करीब बोतल पाकिस्तान में, ये रिकॉर्ड है, उस प्रोग्राम के बाद जमा हुई है। 6000, ये कोई जोक मजाक नहीं है ये। और मैं 6000 से देखिए कि 6000 ब्लड की बोतल तो 12000 बचे। हाँ, यानी कि एक बोतल से 3 जिंदगी बच रही है, 3 और भी ज्यादा। FFP निकल रही है, प्लाज्मा निकल रहा है, उसमें से ब्लड निकल रहा है, होल ब्लड, पेक्सेल ब्लड, प्लाज्मा, ये 4 आपकी लाइफ एक ब्लड की बोतल बचा रही है। आप ब्लड नहीं देते हैं, मैं ब्लड नहीं देता हूँ, 90 डेज में मेरा ब्लड ऑटोमेटिक रेड सेल टूट के जाया हो जाते हैं, कुदरती 90 डेज में। आप दें या न दें, फिर नया ब्लड बन गया कुदरती, फिर 90 डेज में रेड सेल टूट के जाया हो गए, तो भाई जाया क्यों कर रहे हो? अच्छा इकबाल साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे आपकी नज़र में क्या वजह नज़र आती है कि हम अक्सर बात भी करते हैं लेकिन लोग अपने आप को उस पर तैयार नहीं कर पाते? मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों में कुर्बानी का जज्बा नहीं है, जाहिर है कि हम पाकिस्तानियों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं कोई मुश्किल हालात हो, लेकिन इस मामले में आगे नहीं बढ़ पाते। मैं एक मिसाल देता हूँ, सोशल मीडिया यूज करते होंगे आप? हाँ, बिल्कुल। फेसबुक वगैरह पे आपके हजारों फ्रेंड्स होंगे, लेकिन कभी आप खून की अतिया की बात कर देंगे तो मुश्किल से 2 या 4 लोग आपसे रब्ता करेंगे। मैं करता हूँ ये बात कि मैं कराची की बात कर रहा हूँ कि हम 3 करोड़ की आबादी है, हमें 100 बोतल भी ना मिले 3 करोड़ में, 100 बोतल भी नहीं, और मेरा बच्चा कोई मर रहा हो, मैं अपील भी कर रहा हूँ। अक्सर ये होता है कि आप ही के प्रोग्राम में मैं टुक टुक करता रहता हूँ कि एक अपील कर दो ब्लड की, ब्लड नहीं है हमारे पास। मुझे पता एक आसरा नजर आ रहा है कि यार मदिया या आपके यहाँ से कोई एक रिक्वेस्ट हो जाएगी, भाई ब्लड दे दो। ये बच्चे
अब मेरे पास 900 अगर बच्चे हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में, मुझे 1800 बोतल ब्लड चाहिए महीने में 2000 और चाहिए। इकट्ठी कितनी होती है, लोग देते कितना? यूनिवर्सिटी बंद नहीं दे रहे हैं, कॉलेज नहीं दे रहा, कारखानों में घुसने नहीं दे रहे हैं, कोरोना के चक्कर, ये बच्चे कहाँ जाएंगे जिनको एवरी वीक, आप एवरी वीक का हिसाब लगाएं, 10 दिन का रख लें, आप ब्लड चाहिए। मैं अभी बात कर रहा था किसी से कि एक घर में 4 बच्चे हैं जिनको ब्लड लगता है। जी मैंने बहुत सारी फैमिलीज आपके थैलेसीमिया सेंटर्स में बाकी में भी देखा कि माँ 3-3 बच्चे लेकर आ रही हैं। अब जैसे मदिया का नेगेटिव ऐसे ब्लड, ये तो नया ब्लड है ना, अब इसको हम ज्यादा तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना, भाई एक दफा दे देंगे 4 महीने में, 5 महीने में, 6 में। मेरी बेटी है मरियम, वो भी देती है, इंचार्ज है ब्लड बैंक, मगर मजबूरी में तो वो भी देती है। मुझ जैसा बुढ़े आदमी ने 62 बोतल ब्लड दिया, 62, जिंदा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये देखें कुछ मिसकंसेप्शन है, मैं चाहूंगा कि आप दूर करें। एक तो ये तासुर दिया जाता रहा है उसको जाहिल करने के लिए कि 40 साल से ज्यादा उम्र के बाद आप ब्लड डोनेट ना करें, पर नया ब्लड नहीं बनता। करेक्शन इसकी कर दें। मैं ये बता, 56 ईयर तक आप ब्लड दे सकते हैं, 56 साल की उम्र तक आप ब्लड, खवातीन या खातून, कोई भी एनी। ठीक, अगर उसका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर है, 12 से ऊपर है, 13, 14, 15 है, हमने अपनी शर्त रखी जी मदिया को, अगर आपका अगर 13 होगा तो हम ब्लड लेंगे। आप 12 वाला भी दे सकता है, मगर हमने 13 रख दिया एहतियात। बहुत दफा तो मुझे इनकार भी हुआ है। हाँ, 50 केजी आपका वजन है, 50 केजी वजन है, 56 ईयर आपकी एज है और हीमोग्लोबिन आपका 12-13 है, तो आप दे सकते हैं, आप ब्लड दे सकते हैं। आपको प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कोई नहीं दे रहे हैं, फिर वही मैंने बताया ना, जाया हो रहा है 90 दिन में। मुझे बताएं, आपके पास तो मतलब क्योंकि कराची में जितने भी थैलेसीमिया सेंटर्स हैं, मैंने वहाँ पे देखा कि सिर्फ कराची से नहीं बल्कि बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं, माएँ वहाँ पर आके रह रही होती हैं, तो बच्चे आते, कितना और जब आपके पास ब्लड ग्रुप नहीं होता तो फिर कितना मुश्किल होता है उनको वापस लौटाना। अब हमारे एक बच्चे की हाल ही में डेथ हुई थी, उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा था, इतनी परेशानी। अब वो बच्चा बाहर से आया हुआ था, हम परेशान, अब लोगों को भी कॉल कर रहे हैं जिनका उस नेगेटिव ग्रुप का फोटो, आपका तो दिमाग में नहीं रहा, वरना आपको भी हम बुला लेते, थोड़ा सा ब्लड लेकर उसकी जान बच जाती शायद। बात टाइम हम बता रहे हैं, हमारी बेबसी बता रहे हैं कि हमारे पास जब ब्लड नहीं होता है हम कितना बेबस हो जाता है। मेरे बेटे को काशिफ को महीने में 10 बोतल 8 बोतल ब्लड लगता था, 16 साल जिंदा रहा, 16 साल बहुत। जब वो पैदा हुआ था मैं 22 साल का था, जब उसका इंतकाल हुआ मैं 38 साल का था, ब्लड लगाते लगाते। जब मैं लंदन गया था उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए, उस वक्त 90 लाख का खर्चा था, 95 में डॉलर 27 रुपए का था, और मैं ले गया, मगर जिंदगी उसकी नहीं बच सकी। जब काशिफ को हमने वहाँ दफनाया था लंदन में ही, तो उसके एक जनाजे पे ये हित किया था, या अल्लाह मुझे बस इतनी सी जिंदगी दे दे, मैं पाकिस्तान जाकर वो काम करूं जो मेरे बेटे को सहूलत नहीं मिली। अच्छा, लेकिन कुछ चीजें इंसान को तोड़ देती हैं, कुछ चीजें इंसान को नया जज्बा, कुछ चीजें इंसान को बिठा देती हैं। हाँ। कि नहीं जी हो गया, अब मैंने कुछ नहीं करना जिंदगी में, कुछ नहीं, लेकिन आपने उस चीज को अपना मकसद बनाया। सर बहुत बड़ा इस देखे ना, इसने 5 बड़े सेंटर्स हमारे थैलेसीमिया के बच्चों, 2,500-3 हजार बच्चों को ब्लड लगता है। जमीला सुल्ताना वहाँ पे पिंडी में चले जाएं, सुंदर से लाहौर में चले जाएं, आप बदीन में चले जाएं, नवाब शाह में 2300 बच्चे हैं जिनको। एक मुझे बात बताएं कि ये जो सारे सेंटर्स हैं मुख्तलिफ शहरों में, सब जगह सूरत हाल ब्लड डोनेशन के तकरीबन जैसी है। अब देखें नवाब शाह में 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आते हैं ना ब्लड लगाने, 2300 बच्चे। यहाँ मेरे पास तो 900 बच्चे हैं कराची में ना, 2305 डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को आप फ्री भी कर रहे हैं टोटल। अब मेरा अकेले का खर्चा 14-15 करोड़ का, मुझे तो नहीं पता मेरा रब कहाँ से दे रहा है, मगर मुझे फिक्र होती है ब्लड की। यार अभी आप मेरे सेंटर पे जाएंगे, 50-60 बच्चों को ब्लड लग रहा होगा इस वक्त। उनकी माओ से पूछे ना, अजीज रिश्तेदार आपको छोड़ देते हैं। यार इकबाल भाई आ रहे हैं, ब्लड ना मांग लें, उधार ना मांग लें, सिजावल वाला, ठट्टा वाला, इन हम 90% जो हमारे पेशेंट थे इन सबको किराया भी देते हैं। मेरा रब मुझे देता है ना। पंजगोर 11 घंटे का रास्ता है, तुरबत 12-13 घंटे का रास्ता, ब्लड लगाने आ रहे हैं। ये सहूलत, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है। और क्योंकि आप सही कह रहे हैं, और ये तो दुनिया जहान में हम देख रहे हैं कि थैलेसीमिया के जो केसेस हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन समाओ पाकिस्तान में थैलेसीमिया के केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे। और खुदारा बहुत आसान है, अपनी शादी से पहले आपको अपना एक ब्लड टेस्ट करवाना है, 1 टाइम से, वो एक दफा है। ये कजन मैरिजेस, अच्छा हम लोगों ने सारे उल्टे काम करने हैं ना, कजन मैरिजेस भी करनी है, टेस्ट भी नहीं कराना, फिर उसके बाद खून भी नहीं देना। हाँ नहीं देना आप ऑन द टॉप। मैं तो ये नौजवानों से कहता हूँ, मैं आज अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी सालगिरह के मौके पे एक ब्लड की बोतल दे दिया करें, कम से कम आपकी जिंदगी भी बढ़ेगी।
आप ब्लड नहीं दे रहे, आपकी जिंदगी बेहतर होगी। 62 ईयर में मैंने 62 बोतल ब्लड दे दिया, तो मैं तो जिंदा हूं और मैं बेहतरीन लाइफ गुजार। मेरी फिटनेस 110% अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी है, नौजवानों से ज्यादा अच्छी है, तो मैं ठीक हूं ना। अगर मैं ब्लड ना देता शायद ये बीमारियां पालता रहता मैं। आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता, कोई कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होते, मतलब 10 चीजें हो सकती। आपकी वेन्स जो आप ब्लड दे रहे हैं ना, आपकी वेन्स सब क्लियर हो गई, कचरा निकल गया, बॉडी में जो बीमारी थी निकल गई, और पंपिंग जो है ना आपके हार्ट दिल की, ये ऐसी जबरदस्त हो रही है। दिमाग की पंपिंग, हाँ इसमें भी तो, रग में भी तो ब्लड जाता है ना। आपका पूरा जिस्म फिटनेस अच्छी है। आपके वो जो कहते हैं कि सही डिटॉक्सिफाई आपकी बॉडी हो रही है एक तरीके से, वो सारी सिचुएशन हो जाती है। जब मैं तो क्योंकि मैंने थैलेसीमिया सेंटर्स का इतना रुख किया और मैं पता नहीं कितने से साथ में काम भी करी, तो मैं जब आपसे बात भी करी तो मेरे साथ वो तब इतने बच्चों में जिनको मैंने लाहौर में भी, चाहे वो कराची में भी, जिनको ब्लड डोनेट किया है, जिनमें से बहुत से नहीं भी रहे, क्योंकि ऑफकोर्स बड़ा मुश्किल होता है ब्लड ग्रुप वैसे ढूंढना, तो बड़ी तकलीफ की बात है। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं लिटरल हाथ जोड़ के आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए आपका पैसा जो है, आप अच्छा फ्रूट चाहे दे दें, आप पैसा दे दें, आप एहतियात दे दें, लेकिन अगर आप ब्लड डोनेट नहीं उसका कोई नेवल बदल नहीं है। ब्लड डोनेट करेंगे बच्चे सांस नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर मिसाल की बात कराची के अंदर है, डालमे स्ट्रीट नंबर 1, मैं अक्सर कहता हूँ अल्लाह एक गली नंबर 1 याद रखते हैं, यहाँ अपना टेस्ट करवाएं वन टाइम। मैंने तो यहाँ भी ऑफर की, मैं मशीन लेकर आ जाऊंगा, इसका आपका टेस्ट कर लेंगे, रिजल्ट पता है कितनी देर में आता है? 56 सेकंड में। अच्छा, आपको माइनर है या नहीं है, मैं यहाँ मशीन रखूंगा, बिल्कुल ऐसे, और उसमें इतनी चीजें स्कैन हो जाती हैं। हाँ, और आपका एक रिजल्ट नहीं आ रहा, 8 रिजल्ट आ रहे हैं उसमें, एक 56 सेकंड के अंदर। 56 है। इकबाल से भी नेक्स्ट टाइम ये करेंगे, और अल्लाह करे जी इस सेगमेंट में थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो, बस दुनिया को बताएं, टेस्ट करा दो, अल्लाह के वास्ते टेस्ट। इंशाल्लाह हम जरूर बच्चे नहीं होने चाहिए। देखें इंग्लैंड में हम बार बार गलत मिसाल देते हैं, 360 बच्चों को ब्लड लगता है पूरे इंग्लैंड में। पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ब्लड लगता है। उस कंट्री में 20 साल से एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। और यहाँ हर रोजाना 50-60 बच्चे पैदा होते हैं डेली थैलेसीमिया के। थैंक यू सो मच, इकबाल से हमारे साथ मौजूद थे। खुदारा आप लोग जरूर निकलें, ब्लड डोनेट करें, इन बच्चों को आपके खून की एहतियात की जरूरत है, ये इनके लिए लाइफ लाइन है। तो अच्छा जी, एक खबर यहाँ पर हम शामिल करेंगे, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि ममनुआ फंडिंग केस में लार्जर बेंच बनाया जाए। और पीटीआई के वकील ने क्या इस मौके पर मौक़िफ़ इख्तियार किया, शाह खालिद हमें बताएंगे, बताइएगा जी। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में लार्जर बेंच बनाने का फैसला किया है, जबकि साथ में वकील ने इब्तिदा की कि शुकाज नोटिस के हद तक कोई एक्शन ना लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 18 अगस्त से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत करेगा। जबकि आज जो इम्पोर्टेंट बात हुई है, जस्टिस आमिर फरूक जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस है, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जहां तक मुझे याद पड़ता है ये वली खान केस के बाद इस नौइयत का पहला केस है, और फर्क सिर्फ ये है कि उस केस में रेफरेंस भेजा गया था और इस केस में अभी तक रेफरेंस नहीं भेजा गया। जबकि उनका यह कहना था कि मैं इसीलिए लार्जर बेंच बनाया है ताकि कल बाकायदा समाअत हो और चीजें जो है वो क्लियर हो सके। तो अब लार्जर बेंच बनाने का फैसला हुआ है और कल इस पर बाकायदा केस की समाअत होगी। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह खालिद आपका, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद आते हैं। एक जाने मुल्क में आप देख रहे हैं कि काफ़ी मुश्किल हालात हैं, मुआशी फ्रंट पे हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। आप देख लीजिए कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, आलमी मार्केट में गिर रही हैं, लेकिन यहाँ पर IMF से हम कर्ज के लिए मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन अभी बजाय इसके कि हम सादगी इख्तियार करें, हमारी जो तकरीबात होती हैं वो ज़रा मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं। अब ये यौम आज़ादी के मौके पर जो सरकारी तकरीब हुई थी वो सोशल मीडिया पर भी गर्दिश करती रही, उस पर मीम्स भी बनती रहीं, उसके अंदर मुल्क के बाहर से भी कुछ सिंगर्स को बुला के पाकिस्तान के मिली नगमे गवा के कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई। और मैंने सुना कि मैंने क्लिप देखनी, पर मैंने सुना है कि इसमें रक्स भी हुआ है और काफी आजादाना किस्म का रक्स हुआ, उसके बाद वो आजादी वाला नहीं, आजादाना रक्स, आजादाना वो एग्जैक्टली रक्स हुआ, और उसके बाद फिर लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा भी इस हवाले से, अरकाने कौमी असेंबली इस हवाले से भी काफी पड़े। और मौलाना जमालुद्दीन ने कहा कि हम शर्मिंदा हैं, रक्स और मौसीकी के ऐसे प्रोग्राम ना बनाए जाएं। बाकी मुफ्ती तकी उस्मानी का भी इस पे मौक़िफ़ सामने आया है। तो रिपोर्ट एक बात तो सही है, कोई शर्म भी होती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे। 10:06 हो चुके हैं। मैं अशफाक सत्ती, मेरे साथ मदिया नकवी आपके सामने मौजूद हैं और एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया। मोटरवे पे जो हादसा हुआ उसके अंदर एक बस जो है वो एक टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 20 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और सच ए टेरेबल एक्सीडेंट। और अभी कहा जा रहा है कि मजीद भी हलाकतों का खदशा है, क्योंकि आग लग गई थी, उसके बाद आग लग गई है और जो जख्मी हैं उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। और ये हम रोज़ देखते हैं और स्पेसिफिकली मैं सुबह के दिन जब अक्सर टिकट्स वगैरह देख रही थी, खबरें देख रही होती तो इस तरह के हमने हादसा बहुत देखे कि टैंकर लुट गया, मुसाफिर बस पे ओवरटेक करते हुए से एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, लेकिन मोटरवे पे ये चीज़ समझ नहीं आती क्योंकि वहाँ पर तो एक स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए जाना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात जो लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं या बस ड्राइवर जो होते हैं उन्हें जहाँ पता होता है कि कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए तो उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये काम करते हैं। और फिर ये है कि ये इस हद तक काउंटर प्रोडक्टिव होता है कि उससे आपको रिकवर होने का मौका नहीं मिलता। तो इसकी वजूहात क्या बताई जा रही है कि क्यों हादसा भाई बात यह तेज रफ्तारी के बायस एक ऑयल टैंकर से बस टकरा गई थी। अब तक ये इब्तदाई तहकीकात यही बताती हैं और उसके बाद आप देख लें कि 5 घंटे तक फिर मोटरवे बंद हुआ। फिर उसके बाद जो है वो मकामी पुलिस रेस्क्यू 1112 उन्होंने जनाब कार्रवाई की और दोनों गाड़ियों में ज़ाहिर है कि आग लग गई। टॉप स्टोरीज में नजर डाल लेते हैं। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से एक और तबाही, नए सैलाबी रेले भी आफत बनकर टूट पड़े। मुतादिद मकानात और फसलें तबाह। मूसा खेल में 12 अफराद सैलाबी रेले की नजर। जाँ बहक होने वाले शहरियों की तादाद 195 हो गई। सिंध में आज से मानसून का एक और धुआंधार स्पेल की एंट्री। कराची में बादल अगले 2 रोज तक जमकर बरसेंगे। शहर कायद में मुसलसल हल्की और तेज बारिश के बायस सड़कें तबाह। गहरे गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। भारत की आबी जारियत के बाद पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। चनाब के बाद रावी में भी पानी छोड़ दिया। सैलाबी सूरत हाल के बाद पीडीएम ने मुतालिका इदारों का अलर्ट जारी कर दिया। और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस कराची को भी खतरात है। ज्यादा बारिश के बाद समंदर का लेवल भी बढ़ने लगा। साहिल पर 8 से 10 फीट ऊंची लहरें। हॉक्स बे की सड़कें ज़ेरे आब। जी जनाब, तो शो के आगाज़ में सबसे पहले क्योंकि जो ब्रेक के बाद जो हम आगाज़ करे जा रहे हैं उसमें हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे हीरो से कि जिन्होंने जो ख्वाब देखा वो ख्वाब पूरा भी किया और रुकावटें चाहे जितनी बड़ी हों इन्होंने उनको आड़े नहीं आने दिया। हम बात कर रहे हैं असद रजा की। असद रजा का ताल्लुक है कराची से। इनके वालिद यहाँ पे सुरजानी खुदा की बस्ती में फल के ठेले लगाते हैं और ये अपने वालिद साहब का हाथ बटाते हैं, लेकिन इनको तालीम हासिल करने का शौक था और इनके वालिद ने भी अपने बच्चे की तालीम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दी। तो जो वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी से यहाँ पर इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और अब और सॉफ्टवेयर में मतलब आप ये देखें कि आईटी इंजीनियर बन गए। और आप ये देखिए कि एक बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में आज बहुत अच्छी मुलाजमत कर रहे हैं असद रजा। और जाहिर है कि ये कामयाबी उनको इस वजह से भी मिली कि उन्होंने अपने वालिद की खिदमत की, उनके साथ उनका हाथ बटाया, उसके अंदर कोई अपने आप को कमतर महसूस नहीं किया। वरना आजकल मेहनत में अज़मत है। नहीं, और दूसरा ये है कि आजकल हमारी नौजवान नस्ल में एक चीज ये है कि वो फौरन खुद अपने वालिदैन को डिसोन कर देते हैं। आप देखिए ना कि अगर उनका आप मुझे अच्छी जगह नहीं कर सके, और सोशल मीडिया पर एक जो जंग चल रही होती है और एक दिखावे की, उसकी वजह से नौजवान बड़े मुतासिर होकर ये करते हैं। लेकिन असद रजा इज वेरी डिफरेंट और अल्लाह ताला ने उनको उसका अब तक समझ बिल्कुल जी। और ऐसी मिसाल हमारे सामने भी आनी थी और फिर हमारे थ्रू आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग भी असद से बहुत कुछ सीख सकें। असद हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। वालेकुम सलाम। असद, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? आप वैसे कराची से आपका ताल्लुक है, अभी मैं देख रही हूँ कि आप माशाल्लाह से अभी आप लाहौर में मौजूद हैं। जी बिल्कुल। इस सफर के बारे में, इस हिजरत के बारे में, अपने तालीमी सफर के हवाले से बताइएगा। जी, मैंने बचपन से ही तालीम का बहुत शौक़ था और पढ़ने का बहुत शौक़ था और बचपन में मैंने
TCF स्कूल से तालीम हासिल की। यानी मैं अब्बू ने भी तालीम को सपोर्ट किया और शुरू से ही मैंने TCF स्कूल से तालीम हासिल की। और साथ साथ मैं अब्बू के साथ हाथ भी बटा देता और काम भी करता था। जैसे खासतौर पर संडे को मैं अब्बू के साथ चले जाता था और अब्बू के साथ काम करवाता था। और इस तरह मैंने असद तो मतलब 2016 में आप ये देखें कि हमारे जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना, तो उसके साथ साथ जो दोस्त वगैरह अहबाब भी होते हैं, तो बजाय इसके कि सपोर्ट करने के वो अक्सर मजाक उड़ाते हैं कि यार देखो तुम्हें क्या लगी पड़ी है कि तुम अपने अब्बा के साथ ठेले पे खड़े होते हो मुख्तलिफ नामों से। आपके साथ ऐसा रवैया तो नहीं रहा? आपको सपोर्ट किया आपके दोस्तों ने? जी बिल्कुल, दोस्तों ने सपोर्ट किया। कुछ दोस्त होते थे, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं, लेकिन मैंने इनकी बातों की परवाह नहीं की। और मैं असल में जब पेपर भी होते थे तो मैं किताब लेके चले जाता था और वहीं पे भी पढ़ लेता था। तो उससे भी मेरे को काफ़ी हौसला मिलता था कि, और अब्बू भी तालीम को सपोर्ट करते थे और अब्बू चाहते थे कि बच्चा आगे से आगे पढ़े। तो मैंने यहाँ से 2016 में मैट्रिक किया, फिर कॉलेज में एडमिशन हो गया स्कॉलरशिप पे, और फिर GIK में भी स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो गया। एग्जैक्टली, मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, बड़ों का ख्वाब होता है कि हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, और आप उस यूनिवर्सिटी में गए भी। तो मुझे बताएं कि कहीं आपको, क्योंकि ऑफ कोर्स जब GIK में भी हमने देखा है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं ऑफ कोर्स कुछ बड़े तगड़े बैकग्राउंड से भी आते हैं, फिर जब आप उनके साथ पढ़ते थे तो कभी ऐसा हुआ कि कभी मवाजना करने के लिए बैठे और आपको लगता हो कि भाई मतलब ये तो बड़ा मुश्किल है, ये बच्चे जो आगे O लेवल्स या A लेवल्स करके आए हुए हैं, मैं इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकता? कभी छोटी सी ऐसी थॉट दिल में आई हो? शुरू में कम्पीट करने में काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि O लेवल के बच्चों के साथ FSC के बच्चे का मुकाबला काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन TCF कॉलेज में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती थी और काफ़ी प्रिपरेशन करके भेजा जाता था। हमें शुरू से ही ना एडमिशन की तैयारी करवाती थी, यूनिवर्सिटी माहौल का पता चल गया था। तो इस वजह से हमें प्रेपर था और हमें यूनिवर्सिटी के माहौल में ढलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हमने जल्दी से जल्दी टाइम में हमने यूनिवर्सिटी के माहौल में ढल गया और और अच्छे ग्रेड के साथ जो है GIK से भी ग्रेजुएशन की है। सही। तो अब आगे क्या प्लान है ये तो बताएं असद, और अब मुझे बताएं कि अब तो माशाल्लाह से आप अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में इंजीनियर भी है, तो आप वालिद साहब को अभी भी आप वो अपना काम वैसे ही कर रहे हैं? जी, अभी वालिद साहब तो वैसे ही काम कर रहे हैं। मुझे अभी 2 वीक्स ही हुए हैं जॉब ज्वाइन किए हुए, और आगे मेरा ये भी प्लान है। जी। आगे मेरा यही प्लान है कि मैं इसी फील्ड में मास्टर भी कर लूं, क्योंकि तालीम को कहीं पे रोकना नहीं है। और इसके अलावा मैंने अपने इलाके में मैंने बताया कि तालीम का रुझान काफ़ी कम है। मैट्रिक के बाद ये समझा जाता है कि वहाँ पे जो है काम पे लग जाएं बच्चे और जो है आगे ना पढ़ें। तो मैं वहाँ पे एकेडमी या द सिटीजन फाउंडेशन के साथ भी काम करूँगा, ताकि वो वहाँ पे तालीम का रुझान थोड़ा बढ़ाया जा सके। थैंक यू। मुझे बस असद ये बता दो, ये जो बाकी इतने लोग हमें देख रहे हैं, बिकॉज मैंने TCF में मैंने वैसे बच्चे देखे हैं, मैंने इंटर्नशिप वहाँ पे की और उसके लिए थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है। तो वहाँ पे जो समहाउ बच्चे आते हैं, एक तो उनसे बात करने का बड़ा मजा भी आता है, बिकॉज वो जो तालीमी निज़ाम है, जिस तरीके से उनको तालीम दी जाती है, साथीज़ा वहाँ पर होते हैं, और दूसरे स्कूल्स के बच्चे भी जाके, कॉलेजेस के बच्चे भी जाके वो इंटर्नशिप करते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस इन बच्चों के साथ शेयर करते रहते हैं और बच्चों की ग्रूमिंग होती रहती है। सो आपने क्या सीखा इस अपने पूरे प्रोसेस से? जी बिल्कुल, असल में जब TCF स्कूल में उस्तादा काफ़ी अच्छे होते थे और उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें हम पे मेहनत करी। इसके अलावा कॉलेज में हमारे करियर काउंसलिंग सेशन होते थे कि आपको करियर में आगे क्या करना है, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिली कि आपको अच्छा इस फील्ड में जाना है तो पूरी प्रोसीजर से जाना चाहिए हमारे को ना, कि यूनिवर्सिटी तक तालीम करियर काउंसलिंग नहीं होती हमारे यहाँ, ये है ही नहीं। बस ये पूछा जाता है क्या बनना है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, कोई गाइड नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया असद रज़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे और मतलब अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियां दे। मतलब वाकई मुझे मैंने बहुत सारे वहाँ पे बच्चे देखे हैं और बच्चे वहाँ पे वैसे भी इनमें मतलब अगर मैं कहूँ कि जी मैं नॉर्मल हमारे स्कूलों में बच्चों में ठीक है पढ़ाई का और वो जो जोश और बलबला अगर यहाँ पे होता है तो TCF में बच्चों का काफ़ी ऊपर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे A लेवल्स O लेवल्स के जो तलबा होते हैं वो भी वहाँ पे जाके मतलब समर कैंप्स में जाके उनको पढ़ाते भी हैं, अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर भी करते हैं। सो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी, और मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐसे और बहुत सारे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जो कि फिर आगे हमें जाके इतने लाइक बच्चे भी देते हैं। इट्स ऑलवेज वेरी गुड, अच्छी बात है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस और जैसे अब कल हम जिस तालीमी निजाम के वाले से बात कर रहे थे, हम एक रैट रेस में, रट्टा वाली रेस में नहीं, हमें से निकलना है, हमें चीजें तब्दील करनी है, कॉन्सेप्ट चेंज करना है, कॉन्सेप्ट चेंज भी करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर भी करना है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट से तो रट्टाफिकेशन बस ये है। चलें जी, अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा मौसम से मुतालिक कि भाई हो क्या रहा है। एक बार फिर से प्रेडिक्शन कर दी गई है कि बारिश होगी और 16 से ऑनवर्ड्स
एक नए स्पेल की पेशगोई कर दी गई है। अल्लाह रहम करे। कल भी सारा दिन बहुत बारिश होती रही, बहुत तेज बारिश होती रही, रात बहुत तेज बारिश होती रही। उसके बाद फिर ये कहा गया कि जी आज से एक और स्पेल का आगाज होने जा रहा है और ये जो स्पेल रहेगा ये 4 दिन तक स्पेल रहेगा। अच्छा, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के हवाले से बात करें, हम बलूचिस्तान में बारिशों के हवाले से बात करें, अभी तबाहकारियां जारी हैं। जो अभी वैसे जो एक फिगर सामने आया दैट इज लाइक 1995, लेकिन 200 से जायद वहाँ पे जो कीमती जाने हैं लोगों की वो लुकमा अजल बन चुकी हैं और उसके बाद लोगों के जो मवेशी हैं वो अलहदा से घर बार उनके अलहदा से बह गए हैं और लोग नकल मकानी करने में मजबूर हैं। तो वहाँ पर तो बलूचिस्तान में सूरत हाल ही और है, लेकिन पंजाब में भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो बारिशों की सूरत हाल है वो ठीक नहीं और है। कह रहे हैं कि आगे मजीद बारिश और भाई एक तो ये सोने पे सुहागा, वो कहते हैं कि मरे को 100 दुर्रे, कि वो कर क्या रहे हैं कि हमारे साथ भारत ने क्या किया है कि दरिया चनाब में पानी पे पानी छोड़े जा रहे हैं, जब जरूरत नहीं है तो पानी छोड़ रहा है। और उसके बाद ये कि रावी में भी पानी छोड़ दिया है और इस वक्त जो है वो बताया जा रहा था कि 1 लाख के करीब क्यूसेक के करीब पानी वहां से गुजर रहा था और फिर PDMA की जानिब से मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 2 शहरों की सूरत हाल जरा जान लेते हैं। एक में बारिश के बाद क्या मुमकिन तौर पर जो बारिश होगी क्या सूरत हाल होगी। तो कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे अफजल परवेज और लाहौर से और पंजाब की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे मजहर इकबाल। तो स्टार्ट करते हैं मजहर इकबाल से कि वहाँ पर क्या हो रहा है। भाई मजहर इकबाल, ये जो सूरत हाल है ये बड़ी खतरनाक है। एक तो बारिश का होना वो तो चले अपनी जगह, लेकिन फिर भारत की जो आबी दहशतगर्दी है वो जारी है। तो क्या सूरत हाल है हमारे दरियाओं की, चनाब और रावी की? जी देखें, भारत ने हमेशा आबी दहशतगर्दी की है और दरिया चनाब में उसने गुज़श्ता रोज तीसरी मरतबा तकरीबन 2 लाख क्यूसिक सैलाबी रेला जो है वो छोड़ दिया है। वक्फे से ये चनाब में उसने पानी छोड़ा है। अभी जो दूसरा सैलाबी रेला था वो हेड पजनत के मकाम पर में गिरा था कि उसने तीसरा जो है वो गुज़श्ता रोज दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव तकरीबन 2 लाख क्यूसिक था और इस वक्त भी तकरीबन 1,80,000 क्यूसिक जो है वो वहां से खान की बिराज और कादराबाद बिराज के दरमियान से गुजर रहा है। तो अभी तो हम चनाब की तबाहकारियां और उससे सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए थे, फसलें तबाह हुई थी, माल मवेशी बह गया था। अब भारत ने जो ताज़ा किया है उनका दरिया रावी पे एक औज बिराज है, उसमें से 1,71,000 का रेला जो है वो कल उसने वहां से छोड़ दिया है और उसने बाकायदा इंडस वाटर कमीशन को पाकिस्तानी उनको भी आगाह कर दिया। लेकिन इतनी जल्दी ना तो यहाँ हो सकते हैं और ना ही यहाँ पर लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके और नुकसान से बचा जा सकता है, क्योंकि दरिया रावी आम दिनों में ये 8 से 9 महीने गंदा नाला होता है। माहदे के तहत ये भारत के हिस्से में चला गया है। अब जब इसमें ये पानी इतना इजाफी पानी आएगा और अब जसड़ जो पाकिस्तानी हदूद दरिया रावी की शुरू होती है वहां पर पानी का बहाव में मुसलसल इजाफा देखने में आया है और इस वक्त 40,000 क्यूसिक वहां पर पानी है जो आज शाम लाहौर शाहदरा के मकाम से गुजरेगा और उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज PDMA ने दरिया रावी के हवाले से एक अलर्ट जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि इनके जो मुल्हिका अजला हैं वहां के डिप्टी कमिश्नर्स को चाहिए कि दरिया रावी के किनारे जो लोग आबाद हैं उनको महफूज मकाम जल्दी करें और फिर उसके बाद उनका जो माल मवेशी है उसको, चूंकि ये पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और PDMA ने जो अलर्ट जारी किया था उनका ये कहना था कि 1 लाख क्यूसिक तक पानी पाकिस्तानी हदूद में पहुंचते पहुंचते रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से लाहौर से 300 किलोमीटर का वो फासला है जो ओज बिराज है दरिया रावी पर और किलोमीटर का जसड़ जो पाकिस्तानी हदूद शुरू होती है उससे परे भारत है। तो वहां तक ये आज शाम को तकरीबन 5-6 बजे के करीब लाहौर में ये शाहदरा के मकाम पर पहुंचेगा। फिर उसके बाद हेड बल्लो की और हेड सनाई के बाद ये जाके दरिया चनाब में जा गिरेगा। तो जो दरिया रावी है क्योंकि इसमें आम दिनों में पानी नहीं होता, गंदा नाला होता है, तो जब ये इतना पानी आएगा इससे बड़े पैमाने पर अराजी ज़ेरे आब आएगी। उनमें नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह, जांग, खानेवाल और फिर मुल्तान की हदूद में ये दरिया चनाब में शामिल होगा। तो गुज़श्ता रोज आला सतही एक इजलास भी हुआ था परवेज इलाही वज़ीर आला की सदारत में, जिसमें दरिया रावी से मुल्क का जितने भी अजला हैं वहां के डिप्टी कमिश्नर को कहा गया है कि फौरी तौर पर आसपास की आबादी करें
और उनको इवैक्यूएट करें। ठीक है, मजहर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे जो चनाब में जो तुर्कानी की सूरत हाल है, जो वहाँ पे ओवरफ्लो, इसके बाद क्या कुछ हो सकता है। अफजल परवेज हमारे नुमाइंदे कराची में मौजूद हैं, क्योंकि अगर हम कराची में बात करें तो कराची एक ऐसा शहर जिसमें कभी एक महीने में, कभी पूरे साल में या तो एक दिन बारिश होगी या फिर एक हफ्ता बारिश होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से तवातुर से बारिश हो रही हैं और यहाँ की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल कहीं तो सैलाब का मंजर पेश कर रही है और कहीं पे बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं। अफजल परवेज ये बताइएगा कि अभी आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी मदिया अशफाक, देखा जाए तो मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद हूँ। ये सफारी पार्क का वो मुकाम है जहाँ हजारों की तादाद में जो शहरी इस सड़क को अपना हमसफर बनाते हैं। देखा जाए तो शहर की कोई ऐसी सड़क नहीं जो टूट फूट का शिकार हो। शहरी अपने घर की दहलीज से निकले तो वहाँ कीचड़ और पानी जमा होता है। जब वो सफ़र करते हैं तो टूटी फूटी सड़कों पर कभी इधर कभी उधर डगमगाती गाड़ियों पर सफ़र कर कर वो अपनी मंजिल की जानिब जाते हैं। तहम देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी रोड के 3 मकामात इस वक्त जो है टूट फूट का शिकार हैं। मुत्तल्लिका इदारों की जानिब से जो है बड़े दावे तो किए गए। वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर बल्दियात, एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से जो है टूटी फूटी सड़कों की फौरी मुरम्मत के हवाले से हिदायत तो जारी की गई, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की जानिब से उस पर अमल दरामद होता हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। अरबों रुपए मालियत की ये सड़क बनाई गई थी कराची यूनिवर्सिटी 24 किलोमीटर की इस सड़क को, लेकिन हालिया बारिशों ने जो है सड़क का पोल खोल दिया। मुख्तलिफ मकामात पर जब ट्रैफिक जाम होता है, शहरियों को दफ्तर जाना, बच्चों को स्कूल जाने में देर होती है। शहरी इस वक्त अजियत में मुब्तला है। शहरी शिकवा भी करते हैं कि मुताल्लिका इदारों को चाहिए कि वो कोई भी ऐसी सड़क जिस पर शहरी मुकम्मल तौर पर रिलीफ महसूस करते हो सफ़र करते हुए, लेकिन शहर की कोई ऐसी हमें सड़क नज़र नहीं आती जिस पर शहरी जो है पुरसुकून होकर सफ़र कर सके। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अफजल परवेज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ कराची से मौजूद थे, जानी हमारे साथ मौजूद थे मजहर इकबाल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपके सामने, और अभी भी महकमा मौसमियात कह रहा है कि मजीद बारिशें होंगी और बलूचिस्तान में जो बारिशों ने तबाहकारी मचाई है वो आप लोगों के सामने है, क्योंकि बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है सूबा बलूचिस्तान में। और हमने देखा है कि जिस तरीके से बहुत सारे अजला जो हैं वो मुतासर हुए हैं, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। और उसके बाद फिर हमने बलूचिस्तान हुकूमत की परफॉर्मेंस भी आपके सामने देखी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ जब यहाँ पर मौजूद भी थी तो हमने भी इनसे जब जानने की कोशिश की तो उल्टा वो खुद तो इस्लामाबाद में बैठी हुई थी, पर उन्होंने कहा आप लोग निकलें, निकल के आप लोग देखें। लेकिन एक ऐसी सूरत हाल जहाँ पर उनका बलूचिस्तान हुकूमत का जहाज काम नहीं कर रहा था, जहाँ से वो लसबेला से वो जो खवातीन अपने बच्चों के साथ फंसी हुई थी वो एक चक्कर काट के वापस आ गए क्योंकि बारिश शुरू हो गई हुई थी और उनको नहीं बचा सका। तो ये तो हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं जी। लेकिन जाहिर है कि बाकी सब चीजें ठीक थी तो क्या फर्क पड़ता है, अवाम तो बेचारे सफर करते ही बाकी सब चीज ठीक क्या थी। ठीक तो क्या अच्छा, थी? अब जरा सूरत हाल से मुतालिक थोड़ी सी आपको आगाही दे देते हैं कि वहाँ पर जनाब जो सैलाबी सूरत हाल है वो बुरी से बुरी होती जा रही है, बद से बदतर। अच्छा, फसलें भी तबाह करती हैं। 195 से ज़ायद अफराद अब तक अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। अब मूसा खेल का इलाका जो है वहाँ पर 12 अफराद सैलाबी रेले में बह गए हैं। अच्छा, नसीराबाद में रेलवे ट्रैक डूब गया है। झल मक्सी के नदी नालों में भी तुग़यानी आ गई है। कोहलू में भी हद निगाह पानी पानी है। अच्छा, कच्चे मकानात भी पानी की नज़र हो गए हैं। आप ये देखें कि सारे नशेबी इलाके उनकी बदतरीन सूरत हाल है। और आप ये देखें कि यहाँ पर वैसे पानी कभी कभार ही देखने को मिलता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि हद निगाह पानी ही पानी है, सैलाब का पानी है। और इस पानी की वजह से अब वहाँ पर जो लोग हैं, इतने लोग तो अपने घर नकल मकानी करने में मजबूर हो गए। लोगों के मकानात बह गए हैं, टेंट लोगों ने लगा लिए हैं और लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और फिर वहाँ पर हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म की वबाई अमराज जो हैं वो फूट पड़ी हैं। बच्चे जो हैं वो गैस्ट्रो का शिकार हो रहे हैं। बहुत वहाँ पे सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन अबतर से अबतर होती चली जा रही है। क्या हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक तो पहले से ही इस सूबे को आफतज़दा करार दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसमें भी दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम। सूबाई हुकूमत को पहले से ही अलार्म कर दिया गया था कि भाई जो बारिशें होंगी तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा होगा। खुद हम अपने शो में तवातुर से इस हवाले से बात करते रहे। अब्दुल्ला मक्सी जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे हम जान लें कि इस वक्त कोयटा में वो सूरत हाल क्या देख रहे हैं। अब्दुल्ला, ये बताएगा कि कुछ सूरत हाल कहीं से बेहतर हुई या फिर वही हालात मुसलसल बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं यहाँ पर?
जी इस टाइम हम देख रहे हैं सूबा दारुल-हुकूमत कोयटा के चंद जो नवाई इलाके हैं और इसके अलावा जो बलूचिस्तान है इस टाइम पानी में एक मरतबा फिर डूब चुका है। जिस तरह हम देखें जलमक्सी, लसबेला, कोलू, किला अब्दुल्ला के इलाके हैं और मूसा खेल है और इसके अलावा बारखान के इलाके हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। दोबारा सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। कल बड़े बड़े जो सैलाबी रेले थे वो देहातों में दाखिल हुए। लोग इस टाइम खुले आसमान तले मौजूद हैं और हुकूमत से बड़ा वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको रिलीफ फराम किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ हमने बलूचिस्तान असम्बली में भी देखा, सूबाई हुकूमत की जानिब से करारदाद पेश की गई और वफाकी हुकूमत से 50 से 60 अरब रुपया तलब किए गए और बाकायदा करारदाद की सूरत में ये करारदाद मंजूर भी किया गया। तो इस टाइम बलूचिस्तान का पूरे इलाकों का जो सड़कें हैं वो तबाह हो गए हैं, लोगों के घर अमलाक वो गिर गए हैं और जो मवेशियाँ थे, उनके जो जानवर थे, जो सामान था घर का, वो भी सारा पानी का नज़र हो गया है। इस टाइम बलूचिस्तान शदीद मुश्किलात और परेशानी से दो चार है। बलूचिस्तान के लोग परेशान हैं, वहाँ पे जो लोग हैं खुले आसमान तले मौजूद हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि PDMA अपनी मुताबिक चंद एक इलाकों को अशिया ज़रूरिया और इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान इससे कबल भी कह चुका है कि उनके वस में नहीं है, उनके बसात में नहीं है कि पूरे बलूचिस्तान को इस डिज़ास्टर से निकाल सके, इस सैलाबी सूरत हाल से मुकाबला कर सकें। उन्होंने वफाकी हुकूमत से हमेशा ताउन की अपील की है कि वो ताउन करे और बलूचिस्तान के जो लोग हैं इस टाइम जो फंसे हुए हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको निकालने के लिए अपना किरदार अदा करे। ताहम इस टाइम देख रहे हैं कि NDMA की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जा रहे। चंद एक इलाकों में तो जो अशिया ज़रूरी है वो फराम की गई है, अक्सर इलाकों में लोगों की शिकायतें आ रही हैं, लोग परेशानी में फंसे हुए हैं। आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि लोग किस हाल में किस तरह जो है सर्वाइव कर रहे हैं इस टाइम और मुकाबला कर रहे हैं मौजूदा से सैलाबी सूरत हाल से। उनके मुताबिक वहाँ पे हमने देखा कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वहाँ पे जो ज़िले इंतज़ामिया है वो भी उस कदर नहीं कर पा रही। वहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ सड़कों पे चंद एक मकामात पे जो लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए, चूँकि बलूचिस्तान बिखरा हुआ आबादी है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में, जहाँ पे पहुँचना यकीनन ज़िले इंतज़ामिया के बस की बात भी नहीं है और वहाँ पे लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, चारों इतराफ पानी में घिरे हुए हैं और हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि उनको रिलीफ फराम किया जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए और महफूज मकामात पे मुंतकिल किया जाए। और साथ में मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वहाँ पे लोगों को वो है साफ पानी का। अगर साफ पानी फराम नहीं किया जा रहा तो नहीं किया गया तो उसके अंदर भाई बात ये है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मक्सी। बात ये है कि भाई स्ट्रॉज मिलती हैं लाइफ सेवर्स के नाम से, वो मुख्तलिफ नामों से दस्तयाब होती हैं, तो वो 90% जो है वो बैक्टीरिया, एकोलाई ऐसे जो है वो पोल्यूटेंट्स को हटा देते हैं। हाँ, केमिकल कोई ना हो उसके अंदर तो वो खतरनाक होता है, लेकिन बाकी पानी को पीने के काबिल बना देते हैं। तो ये काइंडली हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड कर दिए जाएं, PDMA की जानिब से, NDMA की जानिब से, तो वहाँ पर लोगों के कम अज़ कम इस तरह के मसाइल कम हों। सिंध में भी बहुत हद तक गैस्ट्रो फैला हुआ है, बलूचिस्तान में फैला हुआ है, थोड़ा सा उनका पुरसान हाल हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अभी आपको बताएं कि शहबाज गिल के मुकदमा अखराज और मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्तों पर समात। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज। शहबाज गिल ने मुकदमा खारिज करने के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। प्रोसिक्यूशन ने जिस्मानी रिमांड न देने के मजिस्ट्रेट के फैसले को चैलेंज कर रखा है। मुलजिम का ताल्लुक एक सियासी जमात से है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अदालत ने सिर्फ कानूनी नुक्ते को देखना है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये दुरुस्त है कि जिसका केस है वो सियासी जमात का ओहदेदार है। ये कहना था जस्टिस आमिर फारूक का। वो जो भी है इस अदालत के सामने ये बात बेमानी है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, कोर्ट के सामने कानूनी केस है, कानून के मुताबिक देखना चाहिए। जस्टिस आमिर फारूक, अदालत को बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील कैसे काबिल समात थी, ये इस्तफसार करना था अदालत का। और जनाब, आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त
सुरों के बेताज बादशाह नुसरत। और अभी भी जब स्पेसिफिकली म्यूजिक को स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब हम यूएन जाने की बात करते हैं, यूएन में इनकी परफॉर्मेंसेस, मतलब कहाँ इन्होंने परफॉर्म नहीं किया हुआ, और इनकी एक एक परफॉर्मेंस को उसको बर्कली यूनिवर्सिटी का नाम, हाँ बर्कली यूनिवर्सिटी, बर्कली यूनिवर्सिटी में इनके पढ़ाया भी जाता है म्यूजिक। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जरा क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करेंगे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट एवरी डे, यस, क्योंकि जितनी इसके हवाले से अवेयरनेस दी जाए उतनी कम है। ये क्लाइमेट चेंज ही तो है जो हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में वो बारिशें जो कि एंटिसिपेट की जा रही थी, जो कि एक्सपेक्टेड थी, उससे कहीं ज़्यादा बारिशें हुई। कराची एक ऐसा शहर जहाँ पे साल में हमें इक्का दुक्का 1 या 2 बारिशें नजर आ जाती थी, अब वो पिछले 1.5 महीने से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बारिशें हो रही हैं, और आगे भी अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है सती आज से तो कि जैसे 4 दिन एक नया जो बारिश का स्पेल है वो कराची में मौजूद है बारिश बरसाने के लिए। बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज ही है, और क्लाइमेट चेंज ही है, और हम बारहा कहते हैं कि भाई ये दिस इज वेरी सीरियस और इस पर तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता, ना ग्लोबल वार्मिंग पे, ना इसके क्लाइमेट चेंज पे। और जाहिर है कि पाकिस्तान क्या तवज्जो देगा, वो तो नॉर्मल चीज़ों पे हम लोग तवज्जो नहीं दे पाते। ये तो एक बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन सारी दुनिया के ममालिक को मिल पे काम करना चाहिए। अच्छा, उससे हो क्या रहा है अभी रिसेंटली, आजकल में हम ये नोट कर रहे हैं कि मानसून बारिश जो तवातुर से हो रही है उससे समंदर की सतह भी बुलंद हो गई है, और जो लहरें हैं वो 8 से 10 फीट तक की तूफानी लहरें उठ रही हैं, पानी घरों में दाखिल हो गया है। हॉक्स बे की ये मनाजिर आप देखिए ज़रा, कि अगर हम कुछ ही देर में फुल स्क्रीन पे भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये देखें पानी निकल के वहां से उस दीवार को क्रॉस करके इस साइड पे आ रहा है भाई, हट्स को क्रॉस करके, उससे अब बाद ये जो हिफाजती दीवार जो छोटी सी बनी हुई है इसको भी क्रॉस करके, वैसे तो समंदर दूर तक कहीं जाके वो समंदर आप देखिए कितनी बढ़ गई है, कितनी बुलंद हो गई है। तो ये तो अगर आगे कहा जा रहा है कि चले, ये तो नहीं कि सिर्फ अभी का स्पेल है, आगे मजीद बारिश पेश हुई है, और ये तो चले इस साल की बारिश हो कराची का तो भाई जो वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से हटके लेवल भी हम सी लेवल से नीचे हैं, तो क्या सूरत हाल है, क्या खतरात हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज हैं ये। अब बहुत शुक्रिया जी आमिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये दिस इज वेरी सीरियस कि एक तो बारिश का ज्यादा होना मतलब अनप्रेसिडेंटेड है, फिर गर्मी मार्च अप्रैल में इतनी ज्यादा हो रही थी, वो भी समझ में आने से बालतर था। इस वक्त बारिशें कराची में नजीर नहीं मिलती कि मुसलसल चली जा रही हैं, और ये समंदर के लेवल का इतना बुलंद हो जाना कि हॉक्स बे से बाहर पानी आ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है आमिर साहब? आपने बहुत सारी बातें वो बताई हैं जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कहलाती हैं। जी जी। अगर हम लास्ट 25 ईयर्स को देखें तो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के हिट जोन में आ चुका है, और पाकिस्तान इस वक्त टॉप 10 कंट्रीज में है जो कि क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रहे हैं। और अगर हमने इस चीज़ को इसी तरह छोड़ दिया तो वो दिन दूर नहीं है जब हम टॉप 5 कंट्रीज में हमारा शुमार होगा, क्योंकि आप देखिए एक इससे पहले जो स्पेल्स चले हैं पिछले 10 सालों का अगर हम जायजा लें तो बारिशों का सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका था, खासतौर पे सिंध में और कराची के कोस्टल एरियाज में, और फिर एकदम से बारिश हुई, और जिस तरह से प्रेडिक्शंस आई 2022 में, अभी तक जो जुलाई के मूनसून का जो सिस्टम हमारे यहाँ जुलाई से जो स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान में जो नॉर्मल मूनसून होता है उससे 60% ज्यादा बारिशें हुई हैं ये जो जुलाई से अब तक। तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसी तरह से अभी आप देखें तो इस बारिश से तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, जिसमें सैलाब से मुतासिर लोग भी हैं, बारिशों से मुतासिर लोग भी हैं। और तो बलूचिस्तान ने तो खुद बहुत ज्यादा सफर किया इस हवाले से। बिल्कुल, बलूचिस्तान में अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे फ्लडिंग की सिचुएशंस हैं। तकरीबन 580 के करीब लोग जो है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, और तकरीबन 1000 के करीब अभी भी जो है वो एक और चीज भी है आमिर साहब, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप हमारी मालूमात में इजाफा कीजिए। आपने कहा कि हम टॉप 5 कंट्रीज में आ जाएंगे जो कि हिट जोन में, ये इम्पैक्ट क्या है, ये हिट जोन क्या है, ये इसकी सिवियरिटी क्या होती है, किस तरीके से ये क्लासिफाई किया जाता है, देखिए ये जरा बताइए। पाकिस्तान को इस वक्त अगर सबसे ज्यादा खतरा लाहक है तो वो क्लाइमेट चेंज है, जिसके लिए हम सबको मिलकर इकदाम करने की जरूरत है, और ये एक बहुत बड़ा एक डिजास्टर होने जा रहा है जो कि अगर हमने नेक्स्ट 10 ईयर्स कोई प्लानिंग नहीं की तो हम बहुत ज्यादा तबाही और बर्बादी के शिकार हो जाएंगे। एक तरफ हमें बारिशें नजर आ रही हैं, एक तरफ हम ये सुनते हैं कि टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ कि मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहा है जो कि बहुत खतरनाक है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें हम कहते हैं इतने साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया, और ये आगे भी ऐसा ही होगा।
आगे भी मूनसून का सिस्टम होगा, कभी बहुत ज्यादा बारिशें होंगी, कभी ड्राई पीरियड होगा जिसमें हम ड्राउट्स देखेंगे। और अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोई एरिया क्लाइमेट चेंज के हिट जोन में है तो वो हमारा सिंध का कोस्टल एरिया है। अच्छा। जिसमें कराची कोस्ट भी शामिल है, क्योंकि अगर आप क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट इम्पैक्ट की बात करें, जहाँ हीट वेव्स हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड डिसीजेज हमारे सराउंडिंग में पिछले 5-6 सालों में नजर आ रही हैं, वहां पर हम ये देखें कि कितने ज्यादा लोग जो हैं वो मुतासरीन होते चले जा रहे हैं, जिसको हम क्लाइमेट अफेक्टीज भी कहते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि हमने छोटी छोटी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को बढ़ाया और वो एक बहुत बड़ी शक्ल में हमारे ऊपर आ गई है। मैं अभी भी ये बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज जिससे हमारा माहौल खराब हो रहा है, जिसके जरिए हम दर्जा हरारत में इजाफा कर रहे हैं, जिसके जरिए हमारी वाटर की रिसोर्सेज, अभी जो आप सी लेवल राइज की बात कर रहे हैं, ये तो अभी मूनसून का सिस्टम है। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में हाई टाइड होती है और 12 घंटे की, और फिर लो टाइड होती है। लेकिन जो ये मूनसून का स्पेल होता है इसमें मैक्सिमम हाई टाइड रहती है जब तक ये मूनसून का सिस्टम चलता रहता है। और अरेबियन सी में जो भी साइक्लोन जनरेट हो रहे होते हैं उसकी वजह से सी लेवल जो है वो बढ़ता है और फिर एकदम से कम हो जाता है। लेकिन खतरनाक तरीन हाई टाइड जो हैं, अब देखें वो हिफाजती दीवार को क्रॉस कर जाना एक चीज है, लेकिन फिर उससे आगे बढ़ना एक और चीज है, वो फिर खतरे की जानिब एक देखिए इस वक्त जो खतरा है वो हमें नजर आ रहा है मूनसून के पीरियड में, जो कि एकदम से हाई टाइड होगी और अभी कुछ टाइम के बाद ये मूनसून का सिस्टम खत्म होगा, ये वापस लो टाइड में चली जाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है, जिसको मैं कहूंगा कि जो बिल्कुल खामोशी से एक चीज बढ़ रही है, वो सी लेवल राइज है, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और कराची का जो कोस्ट है, इसके बारे में आप देखें तो कराची का जो कोस्ट है ये 1.1 मिलीमीटर पर एयर के हिसाब से बढ़ रहा है, चाहे मूनसून का सिस्टम आए या ना आए। मूनसून के सिस्टम में हमें अभी एकदम से सी लेवल राइज नजर आ रहा है, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है, जिसके लिए बहुत सारे लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में ये 5.5 सेंटीमीटर से 6.5 सेंटीमीटर बढ़ चुका होगा। तो जो एरियाज हैं कराची के कोस्ट में और सिंध के कोस्टल एरियाज में हमारे फिशरमैन्स हैं और इस तरह की जो कच्ची आबादियां हैं या इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा जो है इस पे प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि अगर 50 में से मैं कहूंगा 43 ईयर्स बाकी हैं अभी, तो 43 ईयर्स में अगर हम 5.5 सेंटीमीटर टू 6.5 सेंटीमीटर का भी देखें तो ये बहुत बड़ा चेंज है। इसी तरीके से ये सी वाटर इंक्लूजन जो है, ये हमारे सिंध के कोस्टल एरिया में जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, वो सी वाटर इंक्लूजन का शिकार हो गई। तकरीबन 100 किलोमीटर का जो एरिया है वो समुंदर खा चुका है और इसमें मजीद इजाफा हो रहा है। तो हमारे पास क्रॉप्स का पैटर्न चेंज हो रहा है, ये भी एक क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। हम इस फिनोमिना को अब रोक नहीं सकते, हमें नहीं। लेकिन एक और चीज है आमिर साहब, अगर एक जानिब यहाँ पर सी लेवल राइज हो रहा है, दूसरी जानिब अगर दरियाओं में पानी आ रहा है, और जाहिर है आपको पता है कि मंगला और तरबेला के बाद कौन सा हमने भाषा डैम बना लिया या कालाबाग बना लिया कि उसको स्टोर कर सकें, तो वो जो तकरीबन कोई 30 मिलियन या 32 मिलियन एकड़ फीट पानी जाके गिरता है समंदर में, और अभी बारिश के बाद मजीद जाके गिर रहा होगा, तो उससे वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं होगा चीजें। देखिए समुंदर का जो पानी है वो हाईली स्लाइन होता है, ठीक है, और ये जो बारिश से जो पानी जनरेट हो रहा है और जो हमारी बाकी जो फ्रेश वाटर की रिसोर्सेज हैं, ये फ्रेश वाटर है। तो प्रॉब्लम यह है कि जो सिंध का कोस्टल एरिया है और जो इंडस डेल्टा है वो स्लोपी है, नीचे की तरफ है, और सी वाटर इंक्लूजन की वजह से हमारी जो रिवर इंडस की जो क्रीक्स हैं ये सिलाइन हो चुकी हैं। इसमें हाई मतलब बहुत ज्यादा नमक वाला पानी है जो समुंदर में पाया जाता है। अब अगर ऊपर से पानी आएगा, दरिया सिंध का पानी भी अगर आ रहा है और बारिशों में तो ज्यादा आ रहा है, तो वो पानी हम और जगहों पे स्टोर नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास डैम्स नहीं है। और डेली बेसिस पर, मूनसून के अलावा डेली बेसिस पर आप किसी भी वक्त जाकर क्रीक्स का जायजा ले सकते हैं। कोई भी क्रीक ऐसी नहीं है रिवर इंडस की जिसमें आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, सारी क्रीक्स हाईली स्लाइन हो चुकी हैं। तो जो एक प्रॉब्लम वाली बात है कि सी लेवल राइज होने से, सी वाटर इंक्लूजन होने से ना सिर्फ हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को खो रहे हैं, बल्कि हम फ्रेश वाटर की रिसोर्सेज को भी जाया करते हैं। जाहिर है कि आपको पता है कि डेल्टा जो किसी भी मतलब ये कि दरिया का बनता है और इसी तरीके से बनता है, समंदर का पानी आता है, फिर दरिया का पानी उसमें जाके मिक्स होता है, वो कितना इनरिच्ड एरिया होता है, कितना जबरदस्त वो इलाका होता है। मतलब आप फिश के हवाले से देख लें, बाकी जो है वो चीज़ों के हवाले से देख लें, बड़ा लेकिन हैरत है कि ये हमारे यहाँ जो है वो कभी इस मैनेजमेंट पर वो गौर नहीं किया गया। अब किया क्या जा सकता है, मुझे बताएं कि सारे तो नेचुरल कॉजेज हैं, व्हाट कैन वी डू?
देखिए इसको हम रोक तो सकते नहीं है, इसके लिए हम स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं और फ्यूचर में हम उन एरियाज को हॉट स्पॉट करार दे सकते हैं जहां पर इस तरह के इम्पैक्ट के आने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। खासतौर पे सिंध का जो कोस्टल एरिया है जहां पे फिशरमैन रहते हैं, कराची के साहिली इलाके हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पर इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज देनी चाहिए। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स की डिजाइनिंग करें जो कि फ्लड्स को, सुनामीज को, साइक्लोन्स को जो है वो बर्दाश्त कर सकें और साथ साथ समुंदर से फासले पर जो है लोगों की रिहाइश को जो है वो तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जब फ्लड आता है तो वो बहुत ज्यादा अपने साथ चीजों को जो है वो नुकसान पहुंचा देता है। बिल्कुल सही बात की। ये हमने देखना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है उसको थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा और आगे कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर आमिर आलमगीर हमारे साथ मौजूद, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे थे और उसके जो असरात हैं वो कैसे हमारे सामने अब सामने आ रहे हैं और अभी भी अगर हम समझ नहीं पाए तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे एंड इट विल बी टू लेट। यस, इसी पैगाम के साथ कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, माहौल का ख्याल रखें, गंदगी का ख्याल रखें, ज़रा कम करें, अपना ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।